वी आर ओके विद दीज फॉर्मूलाज, लास्ट क्लास में किए थे। इसके बाद मैं आ जाती हूँ जो समस्या मेरे को पढ़ाते वक्त आ रही थी, और मैंने कहा था इस ये आज इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में हम लास्ट पार्ट उठाएंगे इस चैप्टर का। कंडक्टर्स दो तरह के, लास्ट क्लास की शुरुआत मैंने ऐसे ही की थी कि कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन समझना है, और बहुत कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन की पॉइंट्स यहां से मिलेंगे आपको। ये आपको पता है मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को लेके रिलेशनशिप्स कुछ ऐसे थे। सेम विल बी दिस, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मैं ये वाला यूज नहीं कर पाई थी, ये आपको पता चल गया था। हमारे लिए वहां पे मोर सेंसिबल मोर रिलायबल फॉर्मूला क्या था, ये था। नीचे 1000 है, मतलब मैं किस टर्म में बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूँ मीटर्स की टर्म में, मीटर क्यूब में वॉल्यूम हो तो वहां उस फॉर्मूले को अब मेरे को वहीं तक यूज करना था जब तक मेरे को व्हीटस्टोन ब्रिज इस्तेमाल करना था सिर्फ। उसके बाद मेरे लिए सॉल्यूशंस के लिए वो यूजेबल है ही नहीं। तो मैंने यहां पर ये बात कर ली, ये फर्क आया। दूसरा फर्क जहां से आपके लिए नया टॉपिक शुरू है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेटल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से घटती जाती है। आप देखिए जब वायर गर्म हो जाती है तो वी केयर की बंद कर दो। चाहे सिंपल सा मिक्सर जूसर घर में है, उसको भी कहते हैं कि कुछ सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड लगातार चलाओ, उसके बाद बंद करो, अदरवाइज वो गर्म हो जाता है। गर्म होता है मतलब उसकी कंडक्टिविटी पुअर हो जाती है, उस पर लोड पड़ता है और मोटर की लाइफ खत्म होती है। कोई भी मेटालिक कंडक्टर अगर गर्म हो रहा है मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। मैं वैसे बता दूं क्यों, क्योंकि ये सवाल मैं अधूरा छोड़ना नहीं चाह रही, क्योंकि ये फिजिक्स जवाब नहीं दे पाता कि मेटालिक कंडक्टर गर्म होने पे रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज करता है, जबकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में आपने टेम्परेचर देखा नहीं है, आपको रो एल ए यही दिखाया गया है। मेटल अगर अंदर से आप उसकी केमिस्ट्री देखें तो क्या है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। अगर मैं अकेले मेटल की बात कर रही हूँ, चाहे वो कॉपर का टुकड़ा है, उसमें क्या होता है, उसको जो भी उसका लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को छोड़ के निकल पड़ता है, ठीक है, वो निकल पड़ा। तो एक सेकेंड, यहां मैं जरा कंट्रोल बटन दबा। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अ कैफे, ना ये मूवी हॉल है। शुड आई आस्क वैशाली मैम की लंच नहीं कर सकते? अब्दुल, नो फन, कुछ नहीं देखना किसी को भी अभी। क्या मैं वैशाली मैम को बोलूं शी हैज नो राइट टू डू लंच? शुड आई टेल हर? वहां क्लास चल रही है, यहाँ आप लोग ये सब करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ नीचे सड़क पे करो यार। वहां मेरी क्लास चल रही है, यहाँ पे फन चल रहा है, क्या लॉजिक है यार, सुधर जाओ। इतना तो मैं तुम लोगों को समझा के गई हूँ। वहीं ढाक के 3 पात बात करो, इतनी बात करो कमरे से बाहर ना जाए। और अगर ऐसा लगता है जोर से करनी है बात, फ्लोर के बाहर सीढ़ियों पे करो। मेरे को तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां मेरे को प्रॉब्लम है। सो प्लीज मेंटेन साइलेंस। रंजना, इन लोगों के ऊपर किसी को खड़ा करो यार, साहिल इधर खड़ा हो। बैठ नहीं सकते तुम लोग आराम से जब तक ये लोग हैं यहाँ पे? अगर बात नहीं, मेटल का न्यूक्लियस, मेटल का इनर कोर इज स्टेशनरी, सॉलिड है, मूव तो नहीं कर सकता। पार्टिकल्स आर एग्जैक्टली सॉलिड, डिफाइंड शेप, सब कुछ, कोई फ्लूइडिटी तो है नहीं। हर एटम ने अपना एक या दो जो भी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में वो छोड़ दिए, और इसको अगर मैं सर्किट में डालती हूं तो ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जिसकी वजह से सर्किट पूरा होता है। व्हाट विल हैपन इफ टेम्परेचर राइजेस? मेरा तो आर्ग्यूमेंट है इलेक्ट्रॉन और तेज भागेंगे, कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। फिर क्यों तारों को गर्म होने से हम डरते हैं? किसके? इलेक्ट्रॉन की कोलिजन का तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, इधर एनोड है इधर कैथोड है। मेरा तो काउंटर ये है कि उल्टा उससे इलेक्ट्रॉन तेज भागेंगे, आपस में कोलिजन ज्यादा होंगे। न्यूक्लियस स्टेशनरी है, सॉलिड है, मेल्ट नहीं हो रही। अच्छा तुम कह रहे हो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वैसे मैंने बड़ा बना दिया, ये पूरा कैटायन है, तो इसको कहते हैं कैटायन, ना कि न्यूक्लियस। कैटायन बीच में आएगा नहीं और कुछ वायर के सरफेस के साथ ज्यादा कोलिजन्स होंगी ना। जिससे उसकी मोशन हो ना जाएगी। ना कोलिजन से ऊपर उठो, वो गलत जा रहा है। और कुछ टेम्परेचर बढ़ाया मैम है।
इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो अपने आप से कोलाइड करेंगे। तो उल्टा अच्छी बात है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उससे तुम तेज भागेंगे। अरे नहीं नहीं, वर्क डन वाली बात ही छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, ये वर्क नहीं डन हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस वर्क डन, ये तो सर्किट के अंदर है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मेटल्स, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उनका एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है जो तैयार है निकलने को, इधर से एनर्जी आई, एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते, एटम को एनर्जी लेनी पड़ी, एटम ने एनर्जी लेते ही जरा सी एनर्जी से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल बाहर किया, बह गया वो स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना नो, उल्टा काउंटर दे रही हूं, ये लाना भी मत, इसका तो काउंटर पड़ा है बहुत बढ़िया। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब सुनो सुनो, ये जो कैटायंस हैं, ये मैं न्यूक्लियस नहीं बोल रही, कैटायंस, इनको ऑफिशियली केमिस्ट्री में क्या टर्म दी जाती है बच्चों? कैर्नल्स। दीज कैर्नल्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग, अपनी मीन पोजीशन पर ये बहुत तेज तेज ऑसिलेट करने शुरू कर जाते हैं। बिकॉज ऑफ देयर ऑसिलेशन दे कैन नॉट लीव देयर प्लेस। लेकिन जब आप किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो मेल्ट नहीं हो रहा, तब तक उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट करना शुरू करते हैं। बिकॉज ऑफ दीज कैर्नल्स ऑसिलेट, बस करो गिराना पड़ाना और ये कटर पटर करना, बस करिए, कंट्रोल करिए इस चीज को। सो ये जो कैर्नल्स हैं, इस तरह से जब ऑसिलेट करते हैं, इनकी ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस आता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ता है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है मतलब कंडक्टिविटी घटती है। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दोनों में से किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, वी सजेस्ट कि ये गलत हो रहा है, राइट? उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जितना उसको आउटपुट देना चाहिए वो दे नहीं पाएगा, उसकी मोटर पे, उसके मदरबोर्ड पे, उसके सर्किटरी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। ठीक है, इसके बदले अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन ला रही हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, उसमें उल्टा होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और बढ़ जाएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो आप कह रहे थे बढ़ जाएगी, वो अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे दौड़ के पहुंचेंगे और कंडक्टिविटी उल्टा ज्यादा होगी, जो आप लोग पहले कह रहे थे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये सारे पॉइंट नोट करने, बोर्ड का 2 मार्कर क्वेश्चन है ये, और ऑब्जेक्टिव असर्शन रीजन यहां से बहुत गंदे वाले आते हैं। डिपेंड्स ऑन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, आपको पता है, लास्ट क्लास में बात कर ली, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, वेयर एज आयरन इज नॉट दैट गुड कंडक्टर, और सोडियम इज नॉट दैट गुड कंडक्टर। तो वो तो डिपेंड करता है सिर्फ किस बात पे, मेटल कौन सा और उसका स्ट्रक्चर, कितना पतला कितना मोटा, लेंथ और एरिया। लेकिन ये ना लेंथ पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, ना एरिया पे कर रहा है, वो तो हमने सारा चलो सिमेट्री डाली दी। ये डिपेंड करता है सिर्फ आपने इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया है। ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, एनी गेस? ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो कंडक्टिविटी, इसी को अभी हम उल्टा करेंगे, राइट? ऐसा कोई गट फीलिंग, ऐसा कोई assumption नहीं माना। वो यही है, आज की क्लास ही यही है, फॉर्मूला में नीचे होता है, ऊपर एक और चीज होती है, वॉल्यूम। आज की क्लास का मूल मंत्र ही यही है कि ये कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ती है कि घटती है, और आज के टेस्ट में भी सबसे बड़ा फोकस ही यही रखेंगे। इस पे कुछ लोग मेरे से डाउट पूछ भी रहे थे, प्रकृति, जब मैंने कहा था गट फीलिंग पे जवाब मत दो, जवाब आज की क्लास में देंगे। ठीक है, चलिए चौथा और आखिरी पॉइंट, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, राइट? कि भाई ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी के चांस ज्यादा हैं। ये किस पे, बहुत सारी और चीजों पे, अपार्ट फ्रॉम कंसंट्रेशन। आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया, गाढ़ा ले लिया तो आयंस मूव ही नहीं कर पाएंगे, विस्कस ले लिया सॉल्वेंट, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी ऑल्सो। अदर चीजों की मैं बात करूं तो इस पे भी ये डिपेंड करता है, सॉरी। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो फिफ्थ पॉइंट इसके सामने लिखने के लिए मेरे पास है नहीं, फिफ्थ पॉइंट और समझ लीजिए, फिर मैं आपको नोट करने को कहूंगी। ये पिछले 3-4 साल से लगातार आ रहा है, और पहले हम इतना इसको इस चैप्टर में फोर्स नहीं करते थे क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर ये एनसीईआरटी का टॉपिक था। अब पिछले साल से जेई और नीट से एस ब्लॉक काट दिया, लेकिन एस ब्लॉक की जहां जहां जो चीजें हैं मेरे को वहां वहां बतानी पड़ेंगी डिटेल में, अदरवाइज हम ये एस ब्लॉक में डाल देते थे। ये किस, अब सोचो यहां पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रोलाइट की। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने से पहले एक बात सोचना, एक कंटेनर में मैंने इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन ली, NaCl, HCl, जो इलेक्ट्रोलाइट आपको समझ में आए, इजी लगे, इलेक्ट्रोड्स लगाई, और मैं देख रही हूँ कि करंट की कंडक्टिविटी कितनी फास्ट कितनी स्लो क्या होगी। अब इलेक्ट्रोलाइट का आयन, जैसे कि HCl लिया मैंने, H पॉजिटिव,
लिथियम क्लोराइड लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, कोई भी ले लिया, आयंस अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, एनायन और कैटायन अपनी अपनी इलेक्ट्रोड्स की तरफ भागेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, दैट इज माय कंडक्टिविटी। लेकिन जितना छोटा आयन, वाटर में आयन किस फॉर्म में स्टेबल, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आयन तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन वाटर में ही क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्या करता है वाटर हेल्प उसको? उसको वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं आके घेर लेते हैं अपने ऑपोजिट चार्ज से। तो जितना भी लिथियम होगा सॉल्यूशन में, उसके चारों तरफ किसका ढेर होगा? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल का। तो गुरतेज, जितना छोटा लिथियम, लिथियम सबसे छोटा है, राइट? जितना छोटा कैटायन उतनी ही उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर ज्यादा। ये सॉल्यूशन में मैं करा चुकी आपको हाइड्रेशन। हम सोच रहे थे छोटा सा लिथियम जल्दी चलेगा, द लाइटर इज रिजल्टेंट, या कह लीजिए लाइटर एलिमेंट और आयन इज गिविंग अस हाई मोबिलिटी, वो जल्दी चलेगा, तेज चलेगा, लेकिन उल्टा हो गया। लिथियम जो सबसे छोटा कैटायन था, चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव था, लेकिन उसके चारों तरफ 50 मॉलिक्यूल वाटर के चिपक गए। अब लिथियम को चलने के लिए वाटर मॉलिक्यूल साथ साथ ड्रैग करने पड़े, सबसे छोटा सबसे भारी बन गया। तो ये चीज आगे आगे सॉल्वेशन पे भी डिपेंड करेगी, खाली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर तुमसे अब मैं पूछूं LiCl और NaCl में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? दोनों में दो दो आयंस बन रहे हैं, Li और Cl। तुम्हारे पास जवाब नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन भी सेम दे दूं, जिसकी आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। आयोनिक मोबिलिटी में मैं किसको पकड़ूंगी? आयोनिक मोबिलिटी में मैं पकड़ूंगी साइज को। पहली सोच आती है छोटा तेज भागेगा, उल्टा, छोटा स्लो भागेगा, क्योंकि उसको अपने चारों तरफ इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल चिपका के ड्रैग करके लेके जाने हैं कि उसकी मोबिलिटी साइज से उल्टी हो जाती है। ये वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चंस में से है। तो जब हम एस ब्लॉक कराया करते थे, हम पहले ही कह देते थे ये तो इतनी शिफ्ट हो रही है अब जेई की, किसी ना किसी शिफ्ट में तो आएगा, किसमें देखने की बात है। तो अब हमें इसका डिटेल यहां लेना पड़ता है। मैंने बुकलेट में और मेरे क्लास के लेक्चर प्लान में भी आयोनिक मोबिलिटी पे पूरा लेक्चर आएगा अभी एक्स्ट्रा एज, बट वहां मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगी, वहां ऑलरेडी लिख दूंगी कि वी हैव डन की आयनिक मोबिलिटी साइज से कैसे इन्फ्लुएंस होती है। तो समझिएगा फिर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना छोटा आयन, देखिए मैंने एक्वस लिखा है, जब मैं इसको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डालूंगी, मैं आपसे पूछती हूँ इन चारों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में आपको मिलती है साइज, आयोनिक साइज, +1 का पीरियोडिसिटी चैप्टर पकड़ सकती हूं मैं। आयोनिक साइज की कोई मेरे से बात करता है तो मैं आयोनिक साइज ये लिखती हूँ, डू यू एग्री? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता ही है, मैंने सीजियम नहीं लिख, या सीजियम लिख देते हैं, जो भी है। मैं आयोनिक साइज की ये बात करती हूँ, दिस ट्रेंड इज करेक्ट। मैं फिर से साइज की बात करती हूँ, 4 ऑप्शन मिलते जुलते देखना। अब के मैं इस साइज की बात कर रही हूं, AQ जिसने चेक नहीं किया वो गया। बजाय आयोनिक साइज के मैं ये वाला आयोनिक साइज दे रही हूं, है तो ये भी आयोनिक साइज, लेकिन ये AQ मतलब वाटर के अंदर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा जा रहा है, एंड सो ऑन। तो अगर AQ लिखा है एक्वस, सबसे छोटे वाला, आप ये नहीं कह सकते ट्रेंड मैंने गलत लिखा है। अगर मैं आइसोलेटेड आयंस की बात कर रही हूं तो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज। मैं किसकी बात कर रही हूं? एक्वस आयन, हाइड्रेटेड आयंस। तो हाइड्रेटेड आयंस की बात कर रही हूं तो साइज का ट्रेंड उल्टा होता है। ये 3 ट्रेंड एक साथ आ गए, चौथा तो मैं फिर कुछ और डाली दूंगी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, या कुछ भी जो मेरा मन आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाटएवर, लुईस एसिड स्ट्रेंथ, कुछ भी डाल दूंगी मैं चौथा ट्रेंड। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइज का ये ट्रेंड भी करेक्ट है, साइज का ये ट्रेंड भी करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है? क्योंकि एक केस है आइसोलेटेड आयंस का और एक केस है मेरे पास एक्वस का। तो जब साइज, अब एसर्शन मेरे पास आता है आयोनिक मोबिलिटी या कंडक्टिविटी का इन आयंस का ट्रेंड। ये मेरी जो आज की डीपीपी है, शायद 3 क्वेश्चन अकेले इस पे गए हैं, बार बार गए हैं, थोड़ा सा कुछ कुछ बदल के। तो आयोनिक मोबिलिटी का ट्रेंड ये है एसर्शन। उसका रीजन, क्योंकि एक्वस सिचुएशन में, एक्वस कंडीशन में इसका साइज का ट्रेंड ये है। यस, एसर्शन इज आल्सो करेक्ट, रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, एंड रीजन इज करेक्ट रीजन ऑफ दिस एसर्शन।
तो ये 3 ट्रेंड एक साथ देखने को मिले तो ये कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं, रेदर इट इज इंटरेस्टिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का जानना हमारे लिए इसीलिए जरूरी था। ज्यादा आयंस ज्यादा कंडक्टिविटी, यहां तक हम सही हैं, लेकिन और अब आयोनिक मोबिलिटी जैसे फैक्टर घुसते जाएंगे आज की क्लास में और आप एक्चुअली कंडक्टिविटी का तब सही आंसर दोगे मेरे आज के टेस्ट में। सो पहले इसको इत्मीनान से नोट करिए। मैंने अपनी बुकलेट में आयोनिक मोबिलिटी को प्रॉपर कवर किया। ये नॉन एनसीईआरटी टॉपिक है आयोनिक मोबिलिटी, सॉरी बताना भूल गई थी, आयोनिक मोबिलिटी नॉन एनसीईआरटी टॉपिक है। अभी समझाती हूँ। क्या चीज दोबारा समझानी है? तीनों। जब तक ये लोग नोट कर रहे हैं सुनो, किसी और को भी दोबारा समझना है तो सुन सकते हैं। अगर मैं कहूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है। इसमें साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है? बढ़ता है। चाहे एटम्स लूं चाहे आयंस लूं, साइज बढ़ेगा। तो पहले 2 ट्रेंड तो मैंने वो लिखे थे, लेकिन जितना छोटा कैटायन, चार्ज तो सब पे +1 है, चार्ज सब पे +1 है, सब पे वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वॉल्यूम किसका सबसे कम है? लिथियम का, छोटा है। चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? लिथियम की। +1 बाय वॉल्यूम, चार्ज तो प्लस ही है। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी वो उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को घेरेगा, हेवीली हाइड्रेट होगा। लिथियम के चारों तरफ अगर 100 मॉलिक्यूल वाटर के आके जुड़ गए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, सोडियम पे सिर्फ 50 आएंगे, क्योंकि सोडियम का वॉल्यूम बड़ा है। पॉजिटिव चार्ज फैल के वैसे ही वीक हो गया। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ वाटर मॉलिक्यूल जो उसके आगे आगे चिपकेंगे वो छोटे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। साइज एट द एंड किसका सबसे बड़ा हो गया? लिथियम का। बहुत भारी हो गया लिथियम, चल ही नहीं पाया। आयोनिक मोबिलिटी इज लीस्ट ऑफ लिथियम, जबकि उसका साइज सबसे छोटा है। रेदर आयोनिक मोबिलिटी ऑफ लिथियम इज लीस्ट क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, वो हैवी हाइड्रेट हो गया, उसके साथ बहुत बड़ा बैगेज जुड़ गया, वो नहीं चल पाया। ठीक है, क्लियर? और ये काफी हॉट सेलिंग केक में है। अगर आप पास्ट ईयर अभी भी डालते हो ना, चेक करते हो, किसी ना किसी जेई की शिफ्ट में आएगा। अक्षत फोन से मुंह छोड़ दो, उसको उल्टा कर दो और बंद कर दो, वो ज्यादा सुखी जिंदगी देगा तुमको। हर मिनट पे थोड़ी ना मैसेज आएगा तो उसको बंद करते रहोगे। चेक, यहां तक लिख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखिए। जिसने नहीं लिखा है मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ। अब इसके बाद मेरे पास ये, अगर मेरे को बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ये लास्ट पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी था, बाकी आपसे सारे एक्सपेक्टेड है, सारे मैंने एनसीईआरटी से ही उठाए हैं। आपको दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, राइट? अब आ जाते हैं हम, ये जो लास्ट क्लास में मैंने कंडक्टिविटी वाटर की बात की थी और मैंने कहा था बहुत कम होता है इसका, मतलब टैप वाटर जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी वाटर। तो आपको 2 तरह के वाटर बताए गए थे कि अगर एक आप लेते हो डिस्टिल वाटर तो उसकी तो कंडक्टिविटी 0 होती है, अगर आप लेते हो ऑर्डिनरी वाटर उसकी कंडक्टिविटी होती है तो वो इंटरफेयर करेगी। तो जो डिस्टिल वाटर आप लेते हो उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी वाटर। वो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इफ समबडी आस्क्स कितनी होती है, बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए इसको हम वहां पर काउंट नहीं करते। हाँ, अगर आप टैप वाटर लेते हैं तो आपको काउंट करनी पड़ेगी। तो जो मेरे लेवल 2 के क्वेश्चन गए पिछली डीपीपी में, उसमें कंडक्टिविटी वाटर के 2 क्वेश्चन है। तो वो आज के बाद आप कर लेंगे, वैसे तो लास्ट क्लास के बाद भी कर सकते हैं, बट आज के बाद तो बिल्कुल ही कर लेंगे कि आपको आइडिया लग जाएगा। ये कंडक्टिविटी तो बहुत ही पुअर है, बहुत ही लो है, इसको तो मेरे को नेग्लिजिबल मान के ही चलना है। तो जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड मैं आपको यहां बता रही हूं कि जो डिस्टिल वाटर बैटरी वाटर है वो ये कंट्रीब्यूट करता है, बस, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, अब जो मैं करा चुकी थी मैं सिर्फ आपको साफ सुथरा दिखा रही हूं, आपके नोट्स के लिए पीडीएफ में हमेशा आ जाए उसके लिए मैंने आज ये स्लाइड्स ली हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने पूरा पढ़ा दिया था बट बहुत नीट नोट्स नहीं बने थे। तो जो लोग पीडीएफ से नोट्स नोट करते हैं या साल के एंड में रिवाइज करते वक्त आपको लगेगा, तो उसके लिए आई एम ब्रिंगिंग इट। अभी आप नोट नहीं कर रहे, इसको लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आपके नोट्स को फिनिशिंग टच देने के लिए, आपके रेफरेंस के लिए मैं आज इसको ऐप पे अपलोड कराऊंगी। बट एनीवेज लेट्स चेक। यही था व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने गैल्वेनोमीटर लिया, कोई यहां पर डिटेक्टर वर्ड, एनसीईआरटी ने पी सिंबल दिया, डिटेक्टर विच कैन बी इवन गैल्वेनोमीटर और एम मीटर, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सेटअप था, ऐसा ही रेशो था, ये अननोन था और ये चेंज होने वाला था। इसके बाद आपको मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस तो कर ली थी लेकिन शायद लिखी नहीं थी।
अभी लिख नहीं रहे, आपके पीडीएफ नोट्स में जाएंगे, अपने आप घर पे लिखना कि मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोटेंशियोमीटर में क्या आ रही थी। एक तो सोल्यूशन को मैं ओपन कंटेनर में रखूं तो वो गिर भी सकती है, कोई उसमें कुछ डाल भी सकता है, और वो सोल्यूशन सूख भी सकती है। तो उसके लिए कंडक्टिविटी सेल सील्ड डिजाइन कर दिए गए। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई थी, इलेक्ट्रोड्स के फिक्स होते ही डीसी सर्किट में इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन कैन चेंज टिल वी रिपोर्ट नल पॉइंट। तो हम जिस कॉन्सेंट्रेशन की कंडक्टिविटी रिपोर्ट कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, जो ली थी वो तो अंदर है नहीं, बदल गई, कितनी कम हो गई 3-4 दिन में, वी डू नॉट नो। सो उस सब के लिए मेरे पास इलेक्ट्रोलिसिस होने की वजह से ये जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, मेरे लिए किसी यूज की नहीं है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमने कवर अप कैसे किया था, हाउ वी कवर्ड अप, हमने स्पेशली डिजाइंड सील्ड कंडक्टिविटी सेल्स लिए जिससे सॉल्यूशन गिरे ना कुछ और उसमें आए ना। और दूसरी चीज हमने क्या करी थी इलेक्ट्रोलिसिस अवॉइड करने के लिए, डीसी की जगह हमने क्या यूज करना शुरू किया, एसी सोर्स। और एसी सोर्स के लिए एक ही अलार्म काम करता है, एक ही चीज काम करती है, एक ही डिटेक्टर काम करता है, वो है साउंड। और उसके लिए एक अलार्मिंग साउंड दे दिया गया। तो उसको सुनने के लिए आपको साथ में ईयरफोन्स विद अ डिटेक्टर प्रॉपर, जो साउंड को एम्पलीफाई कर सके और ईयरफोन्स में आप सुन सके। तो ये आपका रेपिटेशन है, बट मैंने थोड़े नीट नोट्स रख दिए इन केस अगर आपके स्कूल पेपर में सब्जेक्टिव टेस्ट में आए तो व्हाट आर द 2 प्रॉब्लम्स which we recur when we use electrolytic cell for Wheatstone bridge, finding out resistance and what is its solution which we can provide. तो उस क्वेश्चन के लिए आपके पास एक लैंग्वेज सेंस हो कैसे लिखना है, तो ये मैं सिर्फ उसके लिए लाई, ज्यादा कुछ नहीं। अब द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ होल चैप्टर, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जिसमें लेस न्यूमेरिकल मोर लॉजिक लगता है, जो पिछली क्लास को भी बहुत बढ़िया क्लियर कर देगा, वो ये मतलब मेरे से कोई पूछता है तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस टॉपिक पे जंप करती हूँ कि ये तो मेरे से कभी भी पढ़वा लो, बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग। आई होप ये सेम आपसे आए मुझे। आपने कप्पा पढ़ लिया, क्या था, कुछ याद आ रहा है इस छोटे से बॉक्स से कप्पा क्या था? कप्पा था कंडक्टिविटी जब 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के बारे में आप बात करो फिक्स्ड, दैट इज कप्पा। अब मेरा टॉपिक आज का इसी पे, यही टॉपिक चलेगा टिल एंड। इसी के लिए अगली डीपीपी दी गई है आपको, हालांकि कंडक्टिविटी की 2 डीपीपी गई हैं तो क्वेश्चन ओवरलैप करेंगे आपको। पहली डीपीपी में इसके भी शायद दिख गए होंगे और अगली डीपीपी जो आज दी है उसमें पिछले के भी मिल जाएंगे। वेरिएशन ऑफ कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी, अब शायद आप सिंबल से इजीली पहचान लो मैं किसकी बात कर रही हूँ। वेरिएशन ऑफ दीज टू विद व्हाट डाइल्यूशन, पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा, इस पे बात करनी है, सिंपल। तो अब आप लोग कहीं भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख के आंख बंद करके ये नहीं कह सकते इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा थी, जैसे वेंट ऑफ फैक्टर है, बिल्कुल यही है। वेंट ऑफ फैक्टर मुझे याद दिलाना, NaCl 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.0001 मोलर, कहां सबसे ज्यादा वैल्यू आई? बस पॉइंट के बाद नहीं सुनाई दिया मेरे को, कॉन्फिडेंस लो है तुम लोगों का। एक था 0.1, एक था 0.01 माधव, दूसरा तीसरा था 0.0001। कहां पे वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा मिलेगा? NaCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट जिसमें 2 आयंस बनते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर किसमें सबसे ज्यादा? 0.001। कि किसने दिया आंसर? जस्ट कमल। ओके, हाँ जी माधव, अभी उसको गुड या बैड बाद में बोलूंगी, पहले आंसर। आगे दौड़ पीछे छोड़ इज नॉट राइट। वेंट ऑफ फैक्टर क्यों मनन? 0.1 में सबसे ज्यादा होगा वेंट ऑफ फैक्टर, ओके। गर्वित 0.1 में क्यों? 0.0001 में नहीं, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है सर? एक है 0.1, एक है 0.001, क्या फर्क है दोनों में? बोलो नवनीत। कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एक लेस। इतना भी इंटरेक्ट करने में तुम लोग कितनी देर लगाते हो? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती तो होगा ना, इंटरेक्ट तो करो ना, हथियार डाल के क्यों बैठ जाते हो? ये तो बोल सकते हो ना तुम लोग, मनन और गर्वित की 0.1 इज हाई कॉन्सेंट्रेशन, 0.001 इज लो कॉन्सेंट्रेशन। कोई बात नहीं, गलत हो सही हो बाद में सोचेंगे जी। एक सोल्यूशन है हाई कॉन्सेंट्रेटेड, एक सोल्यूशन है लेस कॉन्सेंट्रेटेड, या कह सकती हूँ एक सोल्यूशन है लेस डाइल्यूटेड, एक है मोर डाइल्यूटेड।
राउल्स लॉ वगैरह बाकी सब में क्या पढ़ा है हमने? जितनी ज्यादा डाइल्यूशन उतना डिसोसिएशन ज्यादा, कैटायन एनायन उतने दूर होंगे। आंसर नवनीत, कौन सी सॉल्यूशन में वेंट ऑफ फैक्टर 2 के आसपास मिल जाएगा? 0.1 में कि 0.0001 में? 2 से ऊपर तो मिल ही नहीं सकता, दो ही आयंस बन रहे हैं। कौन सी सॉल्यूशन? प्रभव 0.1 में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में ज्यादा आयंस बनेंगे। भाई वेंट ऑफ फैक्टर तो यही होता है ना, डिसोसिएशन वाले में कितने आयंस बन रहे हैं, मैक्सिमम वही होगा। 2 आयंस तो तीनों में ही बन रहे हैं, 0.1 में, 0.001 में, 0.00000, कितने जीरो लगा लो। कि ऑनलाइन वाले बच्चों की तरफ में आ रही है, बस एक सेकंड, मेरा फ्लो ब्रेक हो रहा है, बस एक सेकंड दो बच्चों। आई नो आई शुड नॉट बी डूइंग दिस बट गिव मी 1 मिनट। आप ये क्यों भूल रहे हैं? आपको डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे सारे लॉ लगे थे। सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। और मैंने तब भी बताया था जितनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है Na और Cl एक दूसरे से दूर ही नहीं जा पाते, उनके आपस के अट्रैक्शन फिर सामने आ जाते हैं। तब भी ये बात हुई थी और एनसीईआरटी में एक टेबल है, उस दिन भी मैंने कहा था जेई मेंस के बाद सबसे पहला एडिट मेरे को तब बच्चे भरवाते हैं कि मैम वेंट ऑफ फैक्टर इसमें 2 नहीं ले रखा, इनकी सॉल्यूशन गलत है। NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका वेंट ऑफ फैक्टर तो सबसे पहले बताया आपने 2 होगा। नहीं होगा 2 जब तक मेरे को ये एश्योरेंस ना दी हो क्वेश्चन में। एज्यूम इट्स फुल डिसोसिएशन या एज्यूम इट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एनसीईआरटी के टेबल में मैंने उस दिन भी कहा था, मैं टेबल बना रही हूं सिर्फ एक NaCl का, उसके नीचे 2-3 और लिखे हुए हैं, वो तुम खुद देख लोगे। तो अब जो भी गलत दे रहे थे, सही दे रहे थे, आधा अधूरा दे रहे थे, सबको पता है, मेरे को एक्सप्रेशन से पता है, मुझे पता है किस किस के पास करेक्ट आंसर था, मैंने उनका नाम ही नहीं लिया। मुझे पता है जिनके पास इनकरेक्ट आंसर है, मेरा टारगेट तो असली वो है इस वक्त। सो यहां पे आप देखिए, जितना कॉन्सेंट्रेटेड उतना कम डिसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर 2 NaCl या KCl का आप तब कह सकते हो जब ब्रैकेट में लिखा हो एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन, पूरी तरह दोनों से दूर हो गए एक दूसरे से, Na और Cl। तो वापस आती हूं मैं अपने टॉपिक पे कि अगर आपको सेम लॉजिक अब लगना है यहाँ पे डाइल्यूशन पे तुम एक स्टेटमेंट वेंट ऑफ फैक्टर की दे देंगे उसी NaCl की, दूसरी ये दे देंगे जो अब आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए, सेम लॉजिक लगेगा। अब पिछला जो नहीं आया, मेरा टारगेट था बस याद दिलाना, आपको एम्बैरेस करना नहीं, कि आपको पता रहे कि जल्दी सिलेबस खत्म करने की मुझे क्यों होती है। मैं कितना ही स्लो चला लूं, तुमने भूलना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपकी गलती नहीं है। आपको पूरा सिलेबस मुझे दोबारा रिवाइज कराना है, तो अक्टूबर में घर में बैठ मत जाना, रिवीजन करना, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। क्योंकि सॉल्यूशन की यही, मैं सॉल्यूशन का रिवीजन उल्टे से कराऊंगी, वेंट ऑफ से कराऊंगी, आगे वाला तो अपने आप खिंच जाएगा। तो रिवीजन जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन, एक रिवीजन से काम नहीं चलना आपका। आपकी 12th के सिलेबस की कम से कम हमारे कैलेंडर के हिसाब से 2 रिवीजन चाहिए, तब मैं जनवरी वाले मेंस में आपको भेज सकती हूँ, अदरवाइज मैं ही नहीं भेज सकती, कह ही नहीं सकती। सो प्लीज सपोर्ट मी इन वन थिंग, इफ आई से सिलेबस जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि पहली बार में जो भी चीजें होंगी वो आप भूलेंगे, नथिंग योर मिस्टेक। तो ऐसे ओकेजन्स पे जब मैं क्लास लेती हूँ, अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हूँ। आज सुबह और कल शाम से 70 टीचर के फोन आए होंगे मेरे को, नाम नहीं लूंगी, एक ने तो ये भी कह दिया मैम आप ऑफ कर दो, देखो सारे कर देंगे ऑफ। उन्होंने कहा नहीं मैं ऑफ नहीं करूंगी क्लास, क्योंकि मेरे को इन्हीं बच्चों को मुंह दिखाना है जब ये जनवरी मेंस का रिजल्ट लेके आएंगे, मैं अपने आप को कैसे देखूंगी उस वक्त। तो जल्दी सिलेबस खत्म करने के लिए हमेशा रेगुलर क्लासेस करो, जल्दी सिलेबस खत्म होगा तो मल्टीपल रिवीजन चाहिए बच्चों। तीसरी बार जब सॉल्यूशन सुनोगे ना, तब जाके कॉन्फिडेंट होगी कि इसका क्वेश्चन मेरे से गलत नहीं होगा। तो इस साल ये मोटिवेशन प्लीज अपने में रखिएगा। अब आपके सामने मैंने एक कॉन्सेंट्रेटेड या जो भी एक सॉल्यूशन लिया, NaCl का, HCl का, KCl का, जो समझ आ रहा है तुम्हें सोच लो। उसके ये पिंक डॉट्स मैंने क्या बनाए, आयंस, इतने सारे इसके आयंस बने हुए हैं। ऊपर मैंने पिस्टन रखा है कि मेरे को जरूरत पड़े तो मैं और पानी डाल के इसको ऊपर कर सकूं। कप्पा क्या होगा इस सॉल्यूशन का, इसके अंदर जितने आयंस हैं उनकी वजह से आने वाली कंडक्टिविटी को मैं कहती हूँ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कप्पा। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 500 ml वाटर और डाला, मेरे को इसको थोड़ा फैलाना पड़ गया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, घट गई। ये बहुत ही प्यारा लॉजिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उड़ा दोगे इसके क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो जैसे ही मैंने इसके वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाने से कप्पा पे क्या असर हुआ, अभी जो मैंने इतना लेक्चर दिया उससे तो यही लगता है भाई वॉल्यूम बढ़ाने से तो मैम कंडक्टिविटी बढ़ी ही होगी,
क्यों? क्योंकि डाइल्यूट किया तो आपने दूर दूर कर दिया, राइट? डाइल्यूट किया तो मैंने दूर दूर कर दिया। लेकिन आप मुझे बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले डब्बे में आयंस बढ़े कि घटे? कम हुए। तुम लाओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तुम लाओ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब तक कप्पा की बात की जा रही है तुमने सिर्फ इस ब्लू बॉक्स को सोचना है। कोई बुक ये बॉक्स वाला डायग्राम नहीं दे रही, कोई एनसीईआरटी, शायद मेरी बुकलेट में भी ना हो, लेकिन जो किताबें दे रही हैं अगर उससे तुम समझने लग गए बहुत देर लगती है। सिर्फ इससे समझोगे। ये टॉपिक सबसे खराब टॉपिक्स में रहा है इन अर्ली इयर्स ऑफ माय करियर। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था ये टॉपिक समझाने में, नहीं समझ आता था बच्चों को। देन आई पिक दिस वे, मुझे कभी रीटेक नहीं करना पड़ा इसका। सो अब मैं क्या कह सकती हूँ, विद डाइल्यूशन कप्पा हमेशा डिक्रीज होगा। तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाओ, तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट लाओ। क्लियर इतना? इमीडिएटली नोट इट। आगे बढ़ते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर बढ़ता है लेकिन कप्पा घटता है डाइल्यूशन के साथ, याद रखना ये बात। हाँ जी, यहां से कोई कुछ कह रहा था और मैंने उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़ा मैं परेशान हो गई थी, टेंशन में आ गई थी, बच्चों को आ नहीं रहा। यस, पिक अप एनीवन। मैम मैं आंसर ही दे रही थी। अरे नहीं, तभी तो चुप करा रही थी तुमको मैं। मेरे को सबको साथ लेना है ना, जो हमारे बच्चे नहीं दे पा रहे थे उनको थोड़ा सा जगाना था बस। तो अगला तुमसे ही पूछूंगी जसकमल जी। अब मेरे पास यहां पर अगर आप इस डायग्राम को याद रखते हैं तो मुझे कप्पा, मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। आज आखिरी बार कप्पा की बात हो रही है, अगली क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस आ जाएगा, थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड लास्ट पार्ट। तो इसके बाद मेरे पास एक स्टेटमेंट फॉर्मेलिटी है लिखने की, बट फिर भी मैं वो फॉर्मेलिटी करना चाहूंगी कि आप हमेशा के लिए याद रखें। बोर्ड के क्वेश्चन पे आती हूँ। बोर्ड का क्वेश्चन क्या आता है ये लिख सकते हैं आप लोग। बोर्ड का क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी, वहां वो कप्पा नहीं बोलते, आपको हिंट मिल जाएगी। व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, एक्सप्लेन। तो डाइल्यूशन के साथ साथ कप्पा पे क्या होता है दोनों केसेस में। अगर उन्होंने कहा व्हाट हैपेंस टू कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, आपको खुद बताना है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग। क्वेश्चन में वो हिंट नहीं देते। दिस इज व्हाट योर चेक इज। फॉरगेट इट कि वो कहेंगे, हालांकि कह देते हैं मेरे पर। मैं आज देख रही थी बोर्ड का पेपर, उसमें लिखा हुआ है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ना भी लिखा हो तो आपको दोनों के लिए देना है। तो दोनों के लिए क्या होगा और उसको लिखना कैसे है, बिकॉज के साथ समझिए। नंबर ऑफ आयंस ऑब्वियस नहीं है, बताना पड़ेगा। नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस इन बोथ द केसेस, वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और मेरे जैसा तो वो छोटा सा डायग्राम पेन से बना के आएगा कि मेरी स्टेटमेंट आपको क्लियर या हैपनिंग या प्रॉपर नहीं लग रही है तो प्लीज रेफर टू द डायग्राम। पढ़ो ही मत मेरी स्टेटमेंट, मेरा डायग्राम पढ़ लो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी रीजन सेम, एसर्शन रीजन के लिए बता रही हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी रीजन सेम। कप्पा हमेशा डिक्रीज ही होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी तो रीजन होगा आपके पास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो को पकड़ लेंगे, तो इसका मौका कम मिलेगा मेरे को बात करने का। हो गया। जब आप वाटर डाल रहे हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1 मोलर। वाटर डाल के आपने क्या किया, वाटर डाल के आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कर दी 0.01 मोलर शायद। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम डाइल्यूशन की टर्म में बात कर रहे हैं। वहां कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज थी, यहां कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज थी। तो मैं इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ जा रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन में, तो कप्पा भी डिक्रीज होगा। क्लियर? अगला आता है तुम्हारे पास, मैं लूंगी जरूर पारस, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, मोलर कंडक्टिविटी। अभी तक कप्पा की बात करी, अब मैं बात करती हूँ मोलर कंडक्टिविटी की। अभी तक आपका बेसिक एनसीईआरटी चल रहा है, तो इसको लिखने के हिसाब से, प्लान करने के हिसाब से सोचिएगा, कोई पूछे तो क्या देना है। अगर आप डाइल्यूशन देते हो, फिर से उस डायग्राम पे आते हैं, पहले तो जवाब चाहिए मेरे को, फिर एक्सप्लेनेशन सोचेंगे। अब आप पूरे डब्बे को देखोगे, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी इफ यू रिमेंबर। तो जो फॉर्मूला बार बार पारस दे रहा है, आप सब लोग भी कनेक्ट कर पाओ उस बात से। तो रिमेंबर मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या, फॉर्मूला क्या था बेसिकली, मतलब क्या था, फिजिकल सिग्निफिकेंस यही था। एक छोटे डब्बे का कप्पा तो पूरे डब्बे का क्या होगा, इनटू वॉल्यूम, राइट? अब बात आती है, जब तक तो मैं ये कर रही थी तब तक तो मैं क्लियर कट थी, भाई एक छोटे बॉक्स का ही तो बताना है, तो मैंने बता दिया। इसमें मेरे लिए थोड़ी समस्या है। क्या समस्या है? पहले तो प्लेन इस फॉर्मूले को देखते हैं, जो मेरा इरादा नहीं था, बट ड्यू टू द ऑब्वियस डिस्कशन मेरे को शुरू से लाना है। आप पहले इस कंटेनर को देखिए, क्या लगता है कहां पर आयंस एक दूसरे से डिटैच ज्यादा होंगे, राइट? दूर होंगे। इनके आपस के फोर्सेस
कम होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ कोर्स। तो डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। यहां पर बहुत पास पास थे कैटायन एनायन, पूरा चांस से एक दूसरे को ड्रैग कर लेंगे, फिर अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। सोडियम पॉजिटिव अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे भाग ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्लोराइड अभी भी उसके बहुत पास है, उसको थोड़ा तो पीछे ड्रैग करने की कोशिश करेगा। इंटर आयोनिक फोर्सेस यहां अभी भी कायम है थोड़े से। जितना ये दूर होते जाएंगे कैटायन एनायन, डाइल्यूशन के साथ जितना इनमें गैप आता जाएगा, इनके आपस के फोर्सेस नलिफाई होते जाएंगे, इनकी आयोनिक मोबिलिटी और बढ़ेगी, फ्रीडम और बढ़ेगी। तो डाइल्यूशन के साथ साफ दिख रहा है इनमें आपस में गैप बढ़ गया, इंटर आयोनिक फोर्सेस घट गए और ये बिंदास दौड़ेंगे, आयोनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। तो ये समझाने वाला पार्ट समझ आया, तो मैं लिखने वाले पार्ट पे जाऊं कि मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी लेकिन कप्पा घटेगा। फॉर्मूला बेस्ड ला रही हूं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से काम चलाना चाहूं, मान लो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद वॉल्यूम। अब बताओ पारस, के कम कर दिया, के तो सिर्फ एक डब्बे का था, टोटल के भी तो बढ़ गई ना, वॉल्यूम बढ़ाने से टोटल के भी बढ़ गए। ठीक है, यहां अभी एक और ट्रैप आना है, आई एम वेटिंग, शायद कोई और पूछेगा तो बताऊंगी, नहीं तो अगली क्लास में लेके जाऊंगी, कुछ और भी आएगा यहाँ। हाँ जी बोलो। मैम Yes. इसमें जो इसका फॉर्मूला वो K/C वॉल्यूम होता है, तो कंसंट्रेशन तो डिक्रीज फॉर्मूला सही बोलो, फॉर्मूला गलत बोल रही हो, फॉर्मूला सही बोलो। तुमने K/C बोला है? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी K/C बोला था। बस ठीक है, मैंने K/C सुना, इसी का वेट कर रही थी। कोई ये देगा तो आऊंगी, नहीं तो मैं आज नहीं बात करूंगी। वॉल्यूम है फॉर्मूले में, ठीक है, उसने सी बोला है, हमने सी लिखा है, इतना तो हम समझ सकते हैं मोल पर लीटर है, उतना लिटरली मत जाओ, कंसंट्रेशन नीचे है ये तो मानते हो। समस्या मेरे को ये भी आती है, लास्ट ईयर के बैच में इस पे हमारा काफी टाइम लगा था, विच वॉज वेरी गुड डिस्कशन। हर साल लगता है कोई ना कोई तो ले ही आता है कि मैम आप ये बढ़ा रहे हो तो ये घटा भी तो रहे हो, तो दोनों बराबर ही क्यों नहीं हो सकते। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ, ये किसने कहा जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी ही कंसंट्रेशन उसी रेशो में घटेगी। ये आप अभी लाते, ले ही आए सब लोग, आधे घंटे बाद लाते, अगली क्लास तक तो पक्का लाना था आपने। ये तो क्लास पे डिपेंड करता है, मैं आज लूं कि कल लूं, मैंने पहले ही बोल दिया मैं बचना चाह रही थी। गलती से भी इस फॉर्मूले से इस बात को रिलेट मत करना, फिर तो तुम्हारा क्या होगा, आपने पानी बढ़ाया, कंसंट्रेशन घटाया, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, जितना वो बढ़ाया उतना ये घटाया, कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी तो सेम होने चाहिए, नहीं है, सेम रेशो में नहीं गए ना वो, राइट। तो कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कितनी घट रही है, आप उसके लिए कोई स्टैंडर्ड यहां नहीं लगाओगे। ये मेरा यहां डिस्कस करने का मुद्दा था। नो फर्दर कंफ्यूजन्स, इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू दिस। आज इससे ज्यादा आप नहीं हैंडल कर पाएंगे जी। वो तो तुम ओवरऑल पिक्चर देख रहे हो, बात सही है, लेकिन तुम्हारे सामने किसी का आर्ग्यूमेंट आ जाता है, क्वेश्चन ही आ जाता है, आर्ग्यूमेंट छोड़ो, एक चीज तुम बढ़ा रहे हो, एक चीज तुम घटा रहे हो, ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रही हैं कि डबल कर रही हैं। बस सारी बात ये है, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस तो सेम ही हैं, वो तो घट बढ़ नहीं रहे। एग्जैक्टली सारी बात यही आ जाती है कि तुम पानी चाहे बढ़ाए जा रहे हो, तुम ये सी निकाल तो नहीं रहे, सी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वो तो उतने ही हैं, आयंस तो इतने, तुमने उसको जगह दे दी। फॉर्मूले से ऐसे डिस्कशन कभी हो नहीं सकते, लेकिन ये बड़ा जायज है, आप फॉर्मूले से आज रिलेट करते, कल रिलेट करते, आपने करना था और डाउट सेशन में लाके देना था। अब बता रही हूं, प्लीज डू नॉट रिलेट दिस विद दिस, उल्टे फंसोगे बार बार, कभी कुछ तो कभी कुछ, भूल जाना। कॉन्सेंट्रेशन सॉरी डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी का इफेक्ट अगर फॉर्मूले से निकालने लगे, इट्स अ सुसाइड, जाना पहचाना क्राइम है कि मैं तो करूं इसी से निकालूंगी, नहीं, फॉर्मूले से आप मत निकालिएगा। अब क्लियर हो गया, आगे चले। सो मैं बात जो कर रही थी वो बात कर रही थी मोलर कंडक्टिविटी की। तो अब लिखने वाला हिस्सा साथ साथ लिखिए, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा,
वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से एज पर गिवन फॉर्मूला दिस फॉरगेट इट, नहीं ला सकते फॉर्मूला। आप क्या लाएंगे? विच इन टर्न इंक्रीज द स्पेस अवेलेबल टू मूव फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस। आयंस को मूव करने के लिए स्पेस ज्यादा अवेलेबल होगा, ज्यादा फ्रीडम होगी, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। हर हालत में ऑलवेज, जैसे वेंटो फैक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इंटर आयनिक फोर्सेस को हमने यहां पर रूल्ड आउट करना था। तो इतना लिखिए, फिर नीचे वाली लाइन भी अब आपको पता ही है कि वो भी क्यों हुआ, स्पेस अवेलेबल या कुछ और भी, आगे नीचे। हाँ जी, अच्छा, वाटर के मॉलिक्यूल दो आयंस की क्या बात होगी यार, इतना पीछे कैसे जाएंगे हम? वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा? कैटायन आयन के बीच में आएगा, इट्स अ मिक्सचर, इट्स अ सॉल्यूशन। कैटायन आयन तो और दूर हो गए ना, बीच में, बीच की शील्ड और मोटी होती गई। जितना डाइल्यूट करोगे उतनी अच्छी कंडक्टिविटी आएगी। अगर मैं एक ग्लास पानी में एक चम्मच नमक डाल के सोचती हूँ वो अच्छा कंडक्टर है, मैं एक टैंकर पानी में एक चम्मच नमक डालूंगी वो अच्छा कंडक्टर है। वही एक चम्मच नमक मेरे को टैंकर के अंदर डालने पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पहले पहला पैराग्राफ लिख लिया, तो फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस सुनना पड़ेगा, उसके बाद लिखिएगा। पिछले केस में, छोड़ दीजिए पेन, पिछले केस में मैंने क्या कहा था? दोनों के लिए कप्पा घटेगा, और स्पेशली लिखा है रीजन सेम, क्योंकि असर्शन रीजन यहां से मेरे को बहुत खराब मिल रहे हैं। दोनों के लिए वजह भी सेम थी भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस घट गए, लेकिन यहां दोनों के लिए रीजन सेम नहीं, इसलिए बोर्ड्स में ज्यादातर ये पूछा गया है, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, एक ही रीजन दोनों में चिपक रहा है। इतना आपको पता चल गया, मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए डाइल्यूशन के साथ, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में बढ़ेगी? पुट अ चेक। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी? इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूशन बढ़ाने से, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? 100 में से 5 डिसोसिएट हुए, सिर्फ 5 या 7%, बाकी सारे के सारे एसोसिएटेड है एसिटिक एसिड। वाटर डालने से, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, वो एसिटिक एसिड जो एसोसिएटेड थे वो भी डिसोसिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि आप डाइल्यूशन करोगे तो डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ रहा है, इसीलिए उसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, ना कि स्पेस की वजह से। वहां स्पेस की तो वैसे ही कमी नहीं थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में 100 में से डिसोसिएटिव 5 हुए थे, इतनी स्पेस तो पड़ी थी, तो वाटर और डाल के हमने कौन सा तीर मार लिया? ये काफी पॉपुलर टॉपिक्स में है असर्शन रीजन में, क्योंकि इसका रीजन सोचना पड़ता है। भाई मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्पेस की वजह से नहीं बढ़ रही, जगह ज्यादा मिल गई इसलिए नहीं बढ़ रही, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए इसीलिए बढ़ी। नोट इट नाउ। एसिड सारे गुड कंडक्टर, लेकिन एसिटिक एसिड इज वीक, ऑर्गेनिक एसिड की बात नहीं कर रही, एसिड इन जनरल। यस यस, नोट करना बाकी लोग। few drops of, okay, क्योंकि अभी थोड़ी देर में, आज तो नहीं, एक्स्ट्रा एज में आप पढ़ोगे, प्रोटॉन की जो आयनिक मोबिलिटी होती है ना, वो सबसे 1000 गुना ज्यादा होती है। प्रोटॉन सबसे छोटा है, उसके लिए मेरे को आपको इसका एक जंपिंग मैकेनिज्म पढ़ाना पड़ेगा। प्रोटॉन की आयनिक मोबिलिटी सबसे हजारों गुना ज्यादा होती है, इसलिए एसिड डालना मजबूरी होती है। आएगा, ये भी आएगा, आपका पार्ट है ये। इतना नोट करिए सभी लोग कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ने का रीजन, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने का रीजन, प्लीज स्पेस मत दे आइएगा, जगह ज्यादा मिल गई मत दे आइएगा, रॉन्ग। डिसोसिएशन ज्यादा हो गया, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ आयंस। क्लियर है सबको? लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा वो मुझे बताना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को खुद लिख लो, उसमें तो स्पेस ही है। अगर देखा जाए ऊपर जो लिखा है वो लिखा ही किसका है? ये लिखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर जो लिखा है मैंने वो दिया ही आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। दोनों का रीजन अगर बोर्ड्स में या सब्जेक्टिव कॉपी में या प्री बोर्ड्स में आपने अलग अलग नहीं दिया, सामने वाला आपको नंबर नहीं देगा, ये मैं आपको एहतियात से बता रही हूं। चलिए, अब जब मुझे ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना इसको, छोटा सा ग्राफ है बाद में बनाएंगे। मैंने यहां पर अब वीक और स्ट्रॉन्ग पढ़ तो लिया, क्या पढ़ा वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए? नो मोर कप्पा नाउ, कप्पा एक स्टैंडर्ड चीज है, कांस्टेंट चीज है। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी पे आऊं, मेरे को असली तो मोलर कंडक्टिविटी नापनी है, कोई मेरे को 0.1 मोलर सॉल्यूशन
रहा है, कोई 0.2 दे रहा है, कोई 0.3 दे रहा है और कह रहा है निकाल के दो मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, शुरुआत देखो बच्चों कहां है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन से कैसे रिलेट की जाए, उसके लिए डी बाय हक्कल ने एक इक्वेशन दी। इसके न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इक्वेशन है कि डी बाय हक्कल ऑन सागर इन्होंने एक इक्वेशन दी हमको मोलर कंडक्टिविटी। आज आप बैठे बैठे किसी भी सॉल्यूशन की कैसे निकाल सकते हो। लेट मी गिव यू अ फॉर्मूला। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, कोई मर्जी कॉन्सेंट्रेशन आप दे दो, और देंगे, न्यूमेरिकल है नहीं बट दे सकते हैं, अगर हम सोचे तो हमें दे सकते हैं, बट आपका सिलेबस अलाउ नहीं करता। उसके लिए उन्होंने कहा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालो। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट मोलर कंडक्टिविटी इज टुडेज लास्ट टॉपिक। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर आपके पास है किसी की, वो लिखो -a by square root of c। what is this a? this a is a constant। ये एक कांस्टेंट है जिसको आपका भी कुछ नहीं, आपने इसको देखना अगर, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल नहीं है कुछ, ये कांस्टेंट जो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट, उसकी विस्कोसिटी, उसका नेचर वगैरह वगैरह। ये क्या है बच्चों? सी कॉन्सेंट्रेशन। आप कॉन्सेंट्रेशन बदलते जाओ, मोलर कंडक्टिविटी बदलती जाएगी, बस ये मेरे को चाहिए इस इक्वेशन से। और दोनों एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल हैं? स्क्वायर रूट ऑफ सी, सी नहीं स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो डी बाय हकल की इस इक्वेशन को इफ इट इज वैलिड और नॉट देखते हैं। मैं लाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सबसे पहले लैब में जाके, और मैंने जो भी कॉन्सेंट्रेशन ली उससे मोलर कंडक्टिविटी निकाली, राइट। मोलर कंडक्टिविटी जैसे जैसे, अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन घटा रही हूं मतलब क्या कर रही हूं? डाइल्यूशन बढ़ा रही हूं। टॉपिक तो एक ही है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटीज। तो मैंने जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाया, देख रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे बढ़ रहा है ग्राफ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते गए, वाटर डालते गए, मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, सॉरी आयंस डिसोसिएट होते रहे और कंडक्टिविटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। कितना ज्यादा मेरे को डाइल्यूशन बढ़ाना पड़ा, यानी एक गिलास पानी से मैं शायद यहां आते आते तक एक बाल्टी पानी पे आ गई, वही एक नमक के चम्मच। इतना डाइल्यूशन बढ़ाने पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बट पड़ा। सडनली आई सी उसको कर दो ना बंद। तुम्हारे उधर देखने से मुझे पता चल रहा है कॉल आ रहा है, और वाकई में लाइट और ऑन कर रखी है ताकि कॉल आए और तुम्हें और मुझे दोनों को पता चले। लास्ट क्लास में इनफ मैंने कर दी कंप्लेन पापा मम्मी को, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अब भी बैग में रखो, नहीं 4 टुकड़े होंगे इसके। सो यहां पर आप देखिए बढ़ी कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ, बट एकदम से मैं क्या देखती हूं? बहुत हाई डाइल्यूशन पे स्टीप इंक्रीज मिला। मैंने टैंकर में डाल दिया, अब वही एक चम्मच नमक मैंने टैंकर पानी भर में डाल दिया, या उससे थोड़ा कम मान लो, लिटरली टैंकर मत लो, 4-5 बाल्टी पानी में डाल दिया। एकदम स्टीप इंक्रीज हुआ, और एक टाइम ऐसा आया जो इसके पैरेलल हो गया। एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन, शायद आप करें ना करें, मेरे को लास्ट ईयर पढ़ाते हुए रियलाइज हुई। मैंने इतने साल इस ऑब्जर्वेशन को अपने बच्चों के साथ डिस्कस ही नहीं किया। जब किसी ने ऑब्जर्व करके मेरे से पूछा, आई चेक्ड द बुक्स एंड देन आंसर्ड। तो वो ऑब्जर्वेशन भी आपसे डिस्कस करूंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले ही उसकी कंडक्टिविटी खूब ज्यादा है, देख लो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डाइल्यूशन के साथ मैंने यहाँ लाइन थोड़ी ऊंची बनाई है ताकि तुम लोग देख सको। बुक्स में और क्वेश्चन में देखोगे बहुत थोड़ा सा राइज मिलेगा। मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाने के लिए काफी इंक्रीज दिखाया, इतना होता नहीं है, बहुत माइन्यूट सा इंक्रीज होता है। लाइन बड़ी ऐसे चलती है, धीरे धीरे इंक्रीज जरा सा, क्योंकि वो पहले ही अपनी स्ट्रेंथ पे है, वो पहले ही कहां पर है? काफी कंडक्टिविटी पे। उसको सिर्फ थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल गया तो थोड़ी सी कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का ग्राफ ये, वीक का ये। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ग्राफ स्ट्रॉन्ग का होगा, कौन सा वीक का होगा? कर सकते हैं। जिसमें एकदम स्टीप राइज आए वो तो वीक का है, और जो शुरू से ही बिल्कुल प्लेन सा चल रहा है वो स्ट्रॉन्ग का है। अब मैंने ये क्यों पढ़ा दिया, मेरे को ये चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन? क्यों प्रिया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन वर्ड मैं बोलती हूँ, उसका क्या मतलब है? यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम, लेकिन तुम लोग डाइल्यूशन पे आओ ना, कॉन्सेंट्रेशन से हटो। मैं बार बार कोशिश, बहुत ज्यादा डाइल्यूट। इनफाइनाइट का मतलब
प्रैक्टिकली इतना जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। अब उसका क्या मतलब है, जो आज मैं बार बार एग्जांपल ला रही हूँ इसी इरादे से ला रही हूँ। आपने एक ग्लास पानी में 1 चम्मच नमक डाला, आप उस पानी को पी नहीं सकते, नहीं पी सकते। एक बाल्टी पानी में आपने 1 चम्मच नमक डाला, पी तो लोगे, लेकिन आपको पता है नमक आ रहा है मुंह में, पता चल रहा है। लेकिन उसी 1 चम्मच नमक को अगर मैं 1000 लीटर एक टैंकर में डाल दूं, आपको पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर नमक था। उसको कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहां सोल्यूट नाम मात्र रह जाए, हो ही ना है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा, उसको कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जिस चीज के आगे वर्ड इनफाइनाइट आ जाता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेजर करनी, ये भी आप जानते हैं। इनफाइनाइट का मतलब प्रैक्टिकली आपके लिए वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, मेजर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें सोल्यूट नाम मात्र रह गया। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मैं किधर से ले आऊं, दे तो गए डी बाय हक्कल, किधर से ले आऊं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, कहां से मैं करूं? तो उसके लिए उन्होंने कहा हम दे रहे हैं ना ग्राफ, एक्स्ट्रापोलेट कर लो। आपको पता है जो ग्राफ शुरू से आखिरी तक सेम बिहेवियर दिखा रहा है वो आगे भी सेम दिखाएगा। एक्स्ट्रापोलेट किस ग्राफ को कर सकते हैं? जो एक पैटर्न दिखाता है आप उसी को कर सकते हो। तो ये क्या पैटर्न दिखा रहा है? स्ट्रेट लाइन। एक्स्ट्रापोलेट करके यहां पहुंच गई। ग्राफिकली मैंने इसकी अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन करती तो इसकी कंडक्टिविटी इतनी होगी, निकाल लिया, एंड बाई चांस इट मैचेस, मेरे को एलिजिबिलिटी भी मिल गई इसकी, सब मिल गया। व्हाट अबाउट वीक? आशीष, क्या मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकती हूँ वीक वाले को? एक तो ये पैरेलल सा हो गया एंड में, और मुझे नहीं पता, इसने तो काफी बिहेवियर चेंज किए, यहां से यहां कुछ और बिहेवियर है, यहां से यहां कुछ और बिहेवियर है। भगवान जाने इसका ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे की ऐसे। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। मैं ऐसे एक बात कर रही हूँ, बात सही कह रही हूँ, रहेगा ऐसे, लेकिन वो तो मैंने इस तरह से बनाया है ना कि आपको ऐसा लग रहा है, राइट? मैंने इन्फ्लुएंस इस तरह से दिया कि लंबी बना दी लाइन। अगर ये लाइन थोड़ी छोटी होती तो फिर हम कह सकते थे क्या पता सर्कल मार जाए, कुछ भी। एटलीस्ट लास्ट के फेज में ये पैरेलल हो गया, आई कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट इट। तो डी बाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन के नीचे मैं एक लाइन लिख देती हूँ। भाई बात तो आप सही कर रहे थे, पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए कर रहे थे। इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर वीक। नोट दिस ग्राफ, ड्रॉ दिस ग्राफ, लिखिए, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ढूंढ के क्लास को, आज के टॉपिक, पूरे टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। वही है आखिरी, वही मेरे को अब बताएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलार्श आए। कोलार्श लॉ आया ही इसके लिए जो डी बाय हक्कल नहीं दे पाया बस। क्योंकि वीक, ये इक्वेशन में वीक के लिए कैसे लगाऊं, वीक के लिए ये कौन देगा? इस इक्वेशन का यूज क्या है सानवी? इसका यूज है, आप मेरे को कोई भी कॉन्सेंट्रेशन दो, मैं बिना लैब में जाए मोलर कंडक्टिविटी दूं, मुझे तो फॉर्मूला चाहिए। तो ये चाहिए था। स्ट्रॉन्ग के लिए उन्होंने कहा हम दे देते हैं, लिस्ट बना के दे दी। व्हाट अबाउट वीक? निकाल ही नहीं सकते तुम तुम्हारे ग्राफ से। तो डी बाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन होल्ड्स गुड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप एप्लीकेबल कर सकते थे, करो। वीक के लिए इसी इक्वेशन को कामयाब बनाने के लिए एक साइंटिस्ट और आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, कोलार, जो लास्ट टॉपिक है। ठीक है मैम? पहले इसे इत्मीनान से नोट करिए। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम अगर हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंफिनिटी में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम एज्यूम कर ले कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, और हम जो इक्वेशन लगाते होते हैं हो वो रहा है। तो कर सकते हैं हम, मतलब निकाल सकते हैं यार मोलर एज्यूम कंडक्टिविटी। तो मैंने कर लिया, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, पर ये वैल्यू कैसे निकालूं जब तक वो यहाँ पे कहीं टकराए ना? वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ? एज्यूम तो मैंने कर लिया वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, बट उसके ग्राफ का बिहेवियर भी तो देखा ना कैसे हुआ। हाउ कैन आई बी श्योर क्या होगी वैल्यू? ऐसी रैंडमली तो एज्यूम कर नहीं सकती मैं, 50 वीक इलेक्ट्रोलाइट आ जाएंगे। ठीक है ओके मैम। कुछ स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन जो मुझे भी पिछले साल रियलाइज हुआ, कुछ अटपटा, कुछ ऐसा जो खटके आपको ग्राफ में। हाँ रूट सी तो है फॉर्मूला बेटा जी, रूट सी। डी बाय हक्कल ऑन सागर ने एक फॉर्मूला लाके दिया जिसकी डेरिवेशन आपका स्कोप नहीं है, आपका सिलेबस नहीं है, जिनका रिसर्च आपको नहीं बताया जा सकता।
इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बदल 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 के कर रहे हैं ना, डाइल्यूट कर कर। ग्राफ में तो चेंज होगी ना दोनों एक्सेस, एक होगी तो दूसरी अपने आप होगी, ग्राफ तो तभी बनता है। यस, दोनों लाइंस के बिहेवियर में कोई चीज, एक वीक का है एक स्ट्रॉन्ग का है, माय हिंट। हाँ राइट, एकदम स्टीप राइज, एक्सपोनेंशियल राइज, यस परफेक्ट। रीजन है बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो गया। बोलो जब जी, और कुछ? मेरे को ये पछतावा है मैंने इतने सारे साल बैचेस को बताया नहीं ये बात। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मैं तो लास्ट ईयर डिस्कशन से निकला भाई, ये क्यों सोचा नहीं। वीक इलेक्ट्रोलाइट मैम की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ज्यादा हो रही है स्ट्रॉन्ग से। बहुत अजीब सी बात है बट सच है। इसके आगे मत पूछ लेना मुझसे, मेरे को पिछले साल ज्ञान प्राप्त हुआ है ये। आई एम लर्निंग विद स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, अभी तो मैंने ग्राफ जो है आपको दिखाने के चक्कर में बहुत एक्सपेंड करके बनाया। अगर आप एनसीईआरटी का ग्राफ देखेंगे ना और क्लियर दिखेगा, यहां भी दिख रहा है। वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो यही रह गई मैक्सिमम कंडक्टिविटी, वीक की देख रहे हो इससे ऊपर जा रही है। एक तरफ तो मैं कह रही हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरी तरफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन के वक्त उसकी कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सरपास कर गई। यस, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो वो होता है ना जो कमजोर हो, कंडक्टिविटी ज्यादा ना हो। तुम लोग फटाक से वीक इलेक्ट्रोलाइट देखोगे और उसकी कंडक्टिविटी कम बताओगे, बताना भी कमी। लेकिन ये ग्राफ इससे ज्यादा मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जितना हिस्सा है उसमें ये बात एनसीईआरटी के ग्राफ में और ज्यादा एविडेंट हो रही है। मैंने तो केसीएल थोड़ा यूं बना दिया, मेरे को यूं बनाना चाहिए था, बट आपको दिखे बढ़ता हुआ इसलिए बनाया। तो शायद यहां लाती मैं लाइन और बड़ा क्लियर दिखता। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऊपर जा रहा है कंडक्टिविटी में, स्ट्रॉन्ग नीचे आ रहा है। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑब्जर्वेशन कि ऐसा भी हो सकता है टुवर्ड्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओनली, टुवर्ड्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओनली। थोड़ा बहुत आप इसके रीजंस को समझ पाएंगे जब हमारा चैप्टर खत्म होने की साइड जाएगा, यानी आयोनिक मोबिलिटी की साइड जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्या एक्सप्लेनेशन आपके पास इसका? क्या? ओ, मेरे को लगा मोबाइल कर रहे हो, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बी कंफर्टेबल, आई एम सॉरी, माय बैड। हो गया ये बच्चों? नोट मैम डज नॉट होल्ड गुड हो excuse गया। me, इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। हाँ जी बोलो जी बोलो। मैम I just wanted to confirm कि just weak electrolyte है हमारे पास, it does not, like this graph does not really clarify कि वो बढ़ रहा है कि if it's actually increasing, right? So it does नहीं not नहीं really. नहीं, द ग्राफ क्लियरली क्लैरिफाइज, नहीं आदित्य, ग्राफ क्लियरली क्लैरिफाई मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ ही रही है, क्लियरली बता रहा है बढ़ती ही जा रही है। आगे मैं एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकती। No, but you said कि it does not hold good for weak electrolyte. Why do you say that? तुम्हारी साइड फिर से बोलो यार, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है तुम्हारी, फिर से बोलो। Ma'am, you said कि it does not hold good for weak electrolyte. Can you explain, like, just explain why? अब तो बिल्कुल गई। क्या एक्सप्लेन करना है मुझे दोबारा? आवाज कट रही है बेटा। Ma'am, can you just tell me how it does not hold good for weak electrolyte? एक बार और बोलने की कोशिश करो। मैम वो कह रहा है कि ये ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्यों ये इक्वेशन मेक क्यों आउट। नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चों को बोलना ही नहीं आता है, फिर से बोलो ढंग से। बालकों फिर से बोल लो एक बार। मैम वो कह रहा है कि ये इक्वेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्यों नहीं है? अच्छा 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 अच्छा, ओके, टुकड़े टुकड़े में अब समझ आ गया मेरे को। आदित्य, ये इक्वेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों वैलिड नहीं है? व्हाई इट डज नॉट होल्ड गुड? क्योंकि मुझे इस इक्वेशन के यूज करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए, तब ना मैं ये निकाल पाऊंगी इसको यूज करके। ये कहाँ है मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? आई एम नॉट विद वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्लियर हुआ आदित्य? Yes, ma'am. कप्पा कहाँ आया इसके अंदर? हाँ हाँ हाँ, रूट सी इक्वल टू 1 आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तुम तो डाइल्यूशन के साथ। करते हैं बात, ठीक है? अभी मेरा टाइम जा रहा है, नहीं तो मैं इस पे और लंबा खींचती। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं मिल सकती, इस वजह से मेरी एक इतनी अच्छी इक्वेशन खराब हो रही है। आई वॉन्ट टू वर्क मोर ऑन दिस, कोई और जुगाड़ ढूंढते हैं। तो साइंटिस्ट कोलार्श ने एक जुगाड़ ढूंढा, और वो क्या ढूंढा मैं आप लोगों से बात करती हूँ। देखें, आप ढूंढ सकते हो तो कोलार्श का नाम काट के आपका लिख दूंगी। आप ये देखना, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है? ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे उन सब की एक्स्ट्रापोलेट करके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की लिस्ट बना दी उन्होंने। और वो लिस्ट शायद एनसीईआरटी में मिल भी जाए, आपको दे रखा है एक टेबल सा, उन्होंने एक लिस्ट बना के दी। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कपल्स को उन्होंने चूज किया, जिसमें एक कपल ये है। क्या कॉमन है इन दोनों में? इन दो सेट्स में क्या कॉमन है? सोडियम और पोटेशियम। एनायन डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों में कैटायंस की चॉइस सेम है। ऐसे इन्होंने इस साइड भी किया। समझ आने वालों को इतने समझ आ जाएगा, मेरे को और एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं। मतलब उन्होंने इस तरह के 50 सेट बना लिए, जैसे मैंने 2 सेट बनाए। इन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी, NaCl की वजह से जो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आई, सपोज वो आई x, इसकी आई y, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। मैं एक रैंडम नंबर दे रही हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू आई 23.12 समथिंग, 23 ले लिया। इसकी कंडक्टिविटी z, इसकी कंडक्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अलग है तो उनकी कंडक्टिविटी वैल्यू अलग होगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा। आयनिक मोबिलिटी हर एक की अलग होगी। इसकी हुई w, इन दोनों का डिफरेंस भी जब किया 23। क्या जुगाड़ लगाते हो इससे? क्या समझ में आता है? क्या एनालाइज क्या करते हो? व्हाट इन्फ्रेंस, व्हाट कंक्लूजन विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस? और कुछ इन्फ्लुएंस आए इसमें? ठीक है, एक बात आगे पारस की कि कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। गुरतेज, कुछ और अंदाजा, सिर्फ अंदाजा। आप कोलाश लॉ मत दो मेरे को, डोंट टेक दैट लोड। आप क्या दे सकते हो भाविनी, गुरतेज, कुछ भी, प्रज्वल, कुछ भी। क्या कंक्लूजन निकालते हो तुम लोग इससे? यस, आयंस की देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है पूरे दूर हैं एक दूसरे से। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। करो कोशिश, ईरा, खुशी, जसकरण, करिए आकृति। क्योंकि आयन सेम थे इस वजह से। एग्जैक्टली, तभी मैंने चारों अल्फाबेट। फिर से बोलो। मैम कि आयन सेम थे। आयन सेम कहाँ थे? मतलब जब उनकी कंडक्टिविटी सेम नहीं है। आयंस का सेट सेम था, वो तो परफेक्ट। और कुछ, बहुत सही जगह गए हम। कर सकते हो कनेक्ट। इसके ही एक लाइन और चाहिए बस, मैं लिख देती हूँ, पारस एंड अक्षित लॉ इन प्लेस ऑफ कोलार्श लॉ। बहुत सही लाइन बोली, दोबारा बोलो पारस, क्या बोला तुमने? खुद ही भूल गया, बोलो। हाँ, यस, सोचो इसको और इजी करो। बिल्कुल सही, दिमाग तो पाया है लेकिन पढ़ता नहीं है ये लड़का। दिमाग बहुत अच्छा पाया है जी। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। इसका और इजी लैंग्वेज में मैं देती हूँ, जो दिया बिल्कुल सही दिया दोनों ने। अक्षित कोशिश करके बीच में रुक गया, खौफ था मेरा या जो भी था पता नहीं, लेकिन
आई विश अगर पूरा देने की कोशिश करते तो अच्छा होता। इसका मतलब ये है तुम एनायन चाहे बदलते जाओ, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम आया। यानी कि सही भाषा में कैटायन की कंडक्टिविटी का एनायन की कंडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं था। एनायन Cl था तो भी सोडियम की वजह से वही रही होगी कंडक्टिविटी, एनायन Br था तो भी सोडियम की वजह से वही रही होगी कंडक्टिविटी। सेम अप्लाइज फॉर पोटेशियम, तभी इन दोनों का डिफरेंस बार बार सेम आया, क्योंकि डिफरेंस तो वो एक्चुअली सोडियम और पोटेशियम की कंडक्टिविटीज का था। यहां से उन्होंने 50 सेट्स ऐसे बना के कुछ ऑब्जर्व किया, कोई लैब में नहीं गए, वो किसी और के काम पे सिर्फ दिमाग लगाया और क्रेडिट इतना बड़ा लिया, विच इज बिग थिंग। तो उसके बाद उनको लगा इसका मतलब कोलार्ज के लॉ को, ये कोलार्ज के लॉ का नाम है, ये स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट अगली स्लाइड पे आएगी। इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं आयंस। जब मैंने कह ही दिया ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, किधर तो सोडियम पॉजिटिव और किधर Cl नेगेटिव, वो एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, इतने डिपार्ट हो चुके हैं। इट मींस आयंस की माइग्रेशन मोबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। ये कोलार्ज का लॉजिक था। सो वेरी गुड एनालिसिस बाय बोथ ऑफ यू। तो अब अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट अगली स्लाइड पे, इसलिए अभी समझो जो इतना अच्छा फोकस बना रखा है, फिर लिखेंगे। उनका कहने का मतलब था, जब मैं उनका लॉ समझाऊं और उसके ऊपर सिंपल प्लस माइनस करूं उससे पहले, अब ये इनफाइनाइट के साइन को धीरे धीरे हम नॉट में ले आएंगे, ठीक है। इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप देखेंगे एनवस्थी के क्वेश्चंस में भी जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको इनफाइनाइट मिले। इस नॉट का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिकॉज इट इज लिमिटिंग वैल्यू, इससे ऊपर आ ही नहीं सकती। तो लिमिटिंग वैल्यू है तो फिक्स वैल्यू है, इसीलिए इसको नॉट कर दिया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक ही बात है। अब अगर मैं कोलार्ज के इस जुगाड़ को सही तरीके से आपके सामने रखना चाहूं मैथमेटिकली, तो उसका क्या मतलब है, वो सारी बात तो नहीं रख सकती, पन्ना भर जाएगा मेरा और कोलार्ज में समझा नहीं पाऊंगी। तो उसके लिए मैंने क्या रखा, उन्होंने कहा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, स्ट्रॉन्ग, अभी स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है, वीक पे आ रही हूं मैं, उसकी मोलर कंडक्टिविटी इज actually algebraic sum of molar conductivity of their ions independently. प्रोटॉन की वजह से मोलर कंडक्टिविटी अगर 100 है, क्लोराइड की वजह से 120 है, तो रिजल्ट क्या आएगा 220, बस। इसके न्यूमेरिकल में प्लस माइनस है। सिमिलरली BaOH होल्ट वाइज, ये ध्यान देना, बेरियम की वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो आपको क्वेश्चन, पहला सेट ऑफ क्वेश्चन कोलार्ज लॉ से यही है, बेरियम की मोलर कंडक्टिविटी दे दी, OH की दे दी और बेरियम हाइड्रोक्साइड की पूछी। जिसको बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला नहीं आया वो यहाँ 2 नहीं लगाएगा, 2 आयंस थे, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 लगाना पड़ेगा। 100 इसकी दे रखी होगी लेकिन लेनी कितनी होगी 200, क्योंकि 2 हैं। सिमिलरली कोई मेरे से कहे एसिटिक एसिड, अब आ गया मेरा सवाल, भाई हम वीक के लिए शुरू होते, तुम काहे स्ट्रॉन्ग में बताई जा रहे हो, वीक के लिए भी सेम है। अब यहाँ पे सारा मुद्दा कोलार्ज लॉ का यहाँ आ गया, जिसके लिए उसको लाया गया। कोलार्ज कहते हैं कहीं से भी H+ की ले आओ, मैं यहां से ले आऊंगी, क्या फर्क पड़ता है, मैं यहां से ले आऊंगी। फिर कहता है कहीं से भी ये ले आओ, मैं अगली स्लाइड पे एक ऐसा भी इलेक्ट्रोलाइट लिख देती हूँ जो स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर इसका आयन है, मैं वहां से ले आऊंगी, दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारे पास LHS आ गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आ गई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आते ही पहुंचो, पुट कर दो यहाँ पे, दिस इक्वेशन विल होल्ड गुड। तो अब इत्मीनान से पहले कोलार्ज का जितना मैंने दिखाया, आपको वो लॉजिक कहीं नहीं देना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपको वहां तक ले जाऊं कि आपका दिमाग चलता है जो उनका चला, वो दिखाने के लिए था। आप पहले इतने को नोट करिए, अगली स्लाइड पे इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दूंगी आपको, नोट करिए, लिख लो बच्चों। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन स्टेट्स दैट the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of individual contribution of its cations and anions. राइट ये ऐसे की ऐसी लैंग्वेज मैंने NCERT की उठाई और यहां पे कॉपी कर दी। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, conductivity of a solution decreases with dilution because less ions are present for conduction.
जस्ट एक इंफॉर्मेशन दोबारा शेयर किए यहाँ पे कोलार्श लॉ के दौरान, क्योंकि अब ये आखिरी बार आ रही हैं चीजें, कि याद रखिएगा मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी की लिमिटिंग कंडक्टिविटी की यहाँ बात हो रही है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर वो इनफाइनाइट, आप इस 2 लाइनों को बेशक मत लिखिए, अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। आपके लिए कोलार्श की स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो रही है, ठीक है, इतना ही लिखिए बस। ये एक इंफॉर्मेशन है जो दोबारा शेयर करनी चाहिए मैंने, इसलिए गैप रखा था, बट कोलार्श की स्टेटमेंट लिख लो, ये बोर्ड में आता है, काफी आता है, मुझे नहीं पता क्यों पूछते हैं स्टेटमेंट, पूछनी नहीं चाहिए, सीधे क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट आ रहा है। हो जाए जो तुमने पूछा था कि करेंगे क्या और इसको समझाओ, तो इसकी एक एप्लीकेशन आज होगी तो एक ही करेंगे, दूसरी तीसरी हो जाएगी तो वो भी करेंगे, मेनली तो पहली है, दूसरी तीसरी तो एक स्लाइड की एक फॉर्मेलिटी है। एक्चुअल कोलार्श लॉ किसके लिए लाया गया था? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वो कैसे निकलेगी पे ये बताओ। सबसे पहला एग्जांपल मेरे पास आता है, निकाल के दो मेरे को, CH3COOH या NH4OH, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट उठा लाती हूं मैं, मुझे बताओ आप कैसे निकालोगे। तो अब कोलार्श एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे निकल सकती है। हमें ये पता है अप्लाइंग कोलार्श लॉ, मोलर कंडक्टिविटी, मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज algebraic sum of molar conductivity of acetate ion CH3COO negative plus molar conductivity of proton। ये मेरे को कोलार्श लॉ से पता है। दूसरा टास्क है, कहीं से भी तुम इसकी वैल्यू ले आओ, इसकी वैल्यू ले आओ, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे ले आओ? कुछ तो गिवन डाटा चाहिए मेरे को, तो उसके लिए आपको डाटा क्या गिवन है, ताकि आपके लिए कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो मैं XYZ की टर्म में बात करूंगी। पहले मुझे बताइए, सभी बच्चों को एम समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया? दिस इज माय एम, निकालना ये है मेरे को, इसका RHS, अपने आप LHS आ गया, दिस इज माय एम। उसके लिए क्वेश्चन में वही थर्मोडायनेमिक्स वाला 3 गिवन है आपको। 3 क्या गिवन है? मोलर कंडक्टिविटी, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, चेक। मैं तुम्हें बोर्ड का क्वेश्चन बताऊंगी इसके बाद क्या है, इतना कष्ट भी वो नहीं करेंगे, ये भी तुमसे करवाएंगे। मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइट मांगे इनसे, भाई पहले मेरे को 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी दो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगले हमसे बोर्ड में पूछते हैं, ये क्वेश्चन 1 नंबर का, कौन से 3 इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तुमको इसका निकालने के लिए? तो वो सिलेक्शन मेरे साथ हो सके तो समझ लो, ऐसे 3 इलेक्ट्रोलाइट लाऊंगी जिनमें किसी एक में ये वाले आयन की हो, यही लॉजिक लगाया ना, CH3CON कहीं और से ले आओ, तो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसका CH3COONA, सॉल्ट तो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं एक सॉल्ट ये उठा लाई, एक मैं ऐसा चुनूंगी जिसमें से मेरे को ये मिल जाए, मैंने क्या उठा लिया? HCl। इन दोनों को चुनने के चक्कर में मेरे पास, अगर आप यहां ध्यान दें, मेरे पास 2 आयंस एक्स्ट्रा आ गए, इनकी जरूरत नहीं थी, इनको कैंसिल करने के लिए मैं तीसरा सॉल्ट उठा लाऊंगी। तो ये भी आपके बोर्ड का NCERT का सवाल है, व्हाट चूज इलेक्ट्रोलाइट विच यू नीड फॉर फाइंडिंग आउट दिस पर्टिकुलर थिंग। कौन से 3 इलेक्ट्रोलाइट तुम इन चारों ऑप्शन में से सेट करते हो, चूज करते हो? तो एक में कैटायन होना चाहिए, मतलब एक में एनायन होना चाहिए, एक में कैटायन होना चाहिए, और तीसरे में उन दोनों के बचे हुए आयन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैंने ये 3 चूज किए, और उसके बाद अब अगेन मेरे साथ साथ जितना कर सके आपके लिए बेटर होगा, ये मेरा एम। मैं भी साथ साथ कोशिश करूंगी स्लो स्लो करने की। मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू सॉल्ट CH3COONA इज मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू CH3COO नेगेटिव, और मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू, सॉरी, ड्यू टू Na पॉजिटिव। दूसरी इक्वेशन जो गिवन है, मेरे साथ साथ ही करिएगा बच्चों, ये इजी पार्ट है, कर लोगे। वो क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू H प्लस, मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू Cl माइनस। पहला काम तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगी। दोनों का LHS तो मेरे पास है ही, X और Y नहीं, इसका कितना है Y, और इसका कितना दे रखा है X। जब दोनों को मैंने ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया? माधव नोट करना है साथ साथ, ठीक है, ये बाद में आपका टाइम बहुत वेस्ट करेगा।
इन दोनों को ऐड किया, यहां तो मैं x प्लस वाई लिख दूं बच्चों, क्योंकि वैल्यूज मेरे पास है 100 और 200 दे रखी होंगी, मैं ऐड कर दूंगी। इधर की साइड क्या आएगा मेरे पास, मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू Cl नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू H पॉजिटिव। अब नीचे जो एक और इलेक्ट्रोलाइट गिवन है मेरे पास, उसके लिए ये लिखा जाएगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सबट्रैक्ट, नीचे वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दीजिए। अच्छा, इसके लिए क्या दे रखा है मेरे को, एक्स वाई, शायद जेड दिया है। तो जब मैं इस इक्वेशन को, यहां पर x प्लस वाई और z है, सबट्रैक्ट करूंगी तो नीचे क्या लिख दूंगी, x प्लस वाई माइनस जेड। इधर क्या बचेगा मेरे पास, ये और ये कट जाएंगे सबट्रैक्ट हुए तो, ये और ये कट जाएंगे सबट्रैक्ट हुए तो, एट द एंड मेरे पास क्या बच रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हर एक पे ये बचा मेरे पास। इधर से जो आया वही मेरा एम था, ये मैंने निकाल लिया, x प्लस वाई माइनस जेड। इससे मुश्किल क्वेश्चन कोलार्ज की पहली एप्लीकेशन पे मैंने बोर्ड्स में तो आज तक नहीं देखा। बस x, y और z की वैल्यू दे रखी होगी और कुछ नहीं। तो एक बार ये जरा बिठा लीजिए आंखों में और मेरे एक सवाल का ओरली जवाब दीजिएगा, या जिसको लिख के देना हो लिख के प्रैक्टिस करिएगा। बट मेरा सिंपल सा क्वेश्चन होगा एक, अगर ये हो गया हो, मैं एक और आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट देती हूं, मुझे इसके लिए चूज करके कौन से 3 इलेक्ट्रोलाइट का तुम मांगोगे मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू। NaOH, ओके भाई, NaOH क्यों, Na तो कहीं दिख नहीं रहा इसके अंदर। मैंने दिया एक वीक इलेक्ट्रोलाइट NH4OH, तुम इसके लिए कौन से 3 इलेक्ट्रोलाइट मेरे को डिमांड करोगे मैं दूं। अमोनियम क्लोराइड, एक मैं ले लेती हूं NH4Cl, अब आप लोग रहने देना, ठीक है, एक सेकंड, यहां क्या लूं, NaOH, सॉरी तुम लोगों ने ठीक ही बोला था, पता नहीं मैं क्यों सोची कि गलत बोल रहे हो, माय बैड। और यहां क्या लूं, NaCl, ठीक ही बोल रहे थे, इट वॉज माई मिस्टेक। तो इन तीनों की मैं कंडक्टिविटी दूं। आज तो भाई गजब हो रहा है, हाँ चल हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम ही बदल सकती हूँ, अलग अलग वीक इलेक्ट्रोलाइट लाऊं, कोई भी 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दूं, उसकी आप एडजस्टमेंट करके मेरे को कंडक्टिविटी दोगे, उसकी मोलर कंडक्टिविटी। यहां कोलार्ज की हेल्प से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने पर आपको 2 क्वेश्चन सबसे पहले मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो मिलता है कि आपको सेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चूज करके बताना है। एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, एक और सुनना ध्यान से। बेरियम की वजह से मोलर कंडक्टिविटी है 100, क्लोरीन की वजह से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है 200, BaCl2 की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, देखा क्या, दोबारा मैं खुद ना 500, सेम बोल पाऊंगी। बेरियम की मोलर 500, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है 100, क्लोरीन की है 200, उधर से सही जवाब आ गया है 300, BaCl2। तो 2 क्लोरीन है तो 400 और एक बेरियम है तो 100 और हो गया 500, ठीक है। सो एक क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है। कोलार्ज की पहली एप्लीकेशन पे यही 2 क्वेश्चंस आते हैं। अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कराने को क्या है, यही जो तुमसे मैंने ओरली पूछ लिया, उसकी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम चेक, ये क्या लिखा है, क्या सही लिखा है, ऊपर वाला चेक करिए, नीचे वाली लाइन ओनली NCERT वालों के लिए नहीं है, मतलब ये JEE नीट का क्वेश्चन है। ऊपर वाली लाइन देखिए, चेक, ये 2 और 3 पे ध्यान गया आपका, वही BaCl2 पूछने का भी पर्पस यही था कि आपका ध्यान इस 2 और 3 पे जाए। आपको अगर मैं सल्फेट की कंडक्टिविटी और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी अलग से दे रही हूं, 2 और 3 लाना आपका काम होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको आता है। तो कोलार्ज की पहली और मोस्ट पॉपुलर जिसकी जरूरत थी एप्लीकेशन तो यही है। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी बात,
अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेम लॉ, सब कुछ सेम, लेकिन आप जानते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है? डिवाइड बाय चार्ज। यहाँ एक बहुत ही प्यारा कंफ्यूजन आता है, आपने 3 से क्यों डिवाइड किया है, यहाँ तो 2 है। 1 by 1, तुम क्या कह रहे हो? सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तुमने 2 by 3 बोला, बिल्कुल नहीं, नहीं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी की लास्ट क्लास में एक ही फॉर्मूला दिया था और मैंने कहा था कंफ्यूज मत होना इसमें कभी। मैन फैक्टर से करना, मैन फैक्टर। एल्यूमिनियम की मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इट्स चार्ज, या आप वो क्रॉस वाली बात कर लो कि फॉर्मूले में वो क्रॉस करते हैं, यहां पर चार्ज 3 होता है। ये मेरे को लास्ट 2 सालों में बहुत अच्छे बच्चों से कंफ्यूजन रिसीव हुआ, तो आज मैं सोच के बैठी थी कि मैं बात करूंगी कि मेरी क्लास में ये डाउट सेशन में कंफ्यूजन रिसीव हुआ कि आपने गलत किया है, यहाँ 3, यहाँ तो 2 करना चाहिए था। इंडिविजुअल एल्यूमिनियम की मोलर कंडक्टिविटी आपको देंगे तो ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब ही इंडिविजुअल होता है। या चलो छोड़ो इंडिविजुअल भी, अगलों ने दी ही इंडिविजुअल की है, आप 2 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे जब आपको एक ही एल्यूमिनियम की पुट करनी है? क्योंकि इक्विवेलेंट में तो एन फैक्टर की केयर की गई है। इस फॉर्मूला को घास नहीं डालनी होती इक्विवेलेंट वेट ने, तुम साइड में रखो, हमने टोटल चार्ज से डिवाइड कर देना है। अगर तुम टोटल लाते तो 2/6 करते। 2/6 क्या है? 1/3। तो क्यों लंबा रास्ता चूज करना? तुम 2 एल्यूमिनियम लेते तो चार्ज कितना लिखना पड़ता? 6। बात तो वही थी, 1/3। तो इसीलिए एक एल्यूमिनियम की मोलर कंडक्टिविटी को 3 से डिवाइड करोगे। सल्फेट पे क्या चार्ज है? 2, तो उसकी -2 है, बट वैसे तो नंबर तो 2 है। ये गलती आप लोगों से होती है, इसीलिए क्लैरिटी से ले रही हूं। इक्विवेलेंट वेट में एक बार भी उस फॉर्मूले से हिलना मत जो मैंने दिया है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय चार्ज। अगर 2 एल्यूमिनियम ले लोगे तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों लो भाई, जब मैंने दे ही एक एल्यूमिनियम की मोलर कंडक्टिविटी रखी है, तुम 2 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे उसको? यहाँ पे वहां करना तो जरूरी है क्योंकि वो मोलर है। इक्विवेलेंट में हम फॉर्मूले की परवाह नहीं करते, एन फैक्टर ऑलरेडी टुक केयर। ठीक है, अब यानी जनरल, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला हिस्सा है, जरा नोट करिए। और इसके कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन इधर देखो, पहले ये बताना छोड़ो फिर नोट करना। इसकी अगर मेरे को मोलर कंडक्टिविटी दी है और इक्विवेलेंट मांगी है, मैं किससे डिवाइड करूं? अगर लास्ट क्लास का फॉर्मूला तुमको याद है तो, या जो अभी मैंने बात करी वो याद है तो, डिवाइडेड बाय कोई एक चार्ज, या पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों ना कर देना बस। लाओ मिथिलेश, डिवाइड बाय टोटल चार्ज। कोपल, प्राकृति, करो कोशिश। शिखर, डिवाइड बाय चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज? जो आसान ढूंढना है वो ढूंढना। तुम्हें पॉजिटिव ढूंढना आसान है कि नेगेटिव? 3, गलत, गलत। 8, आई थिंक 8, मुझे याद है 8, मैंने भी चेक नहीं किया, आई कैन बी रॉन्ग, मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर से 8 था। 7, कोई एक चार्ज लो, या पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। ऑक्स, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया ही इसलिए। लोग 24 भी लाएंगे अभी तो। वाटर कभी भी आयन फॉर्म में नहीं होता, ये सॉल्वेंट है, फॉरगेट इट। ये वेंट ऑफ फैक्टर में भी समझाया था, वाटर के मत गिन लेना। अब 2 पोटेशियम, दोनों पे +1 +1। एल्यूमिनियम कितने? 2, एल्यूमिनियम पे कितने होंगे? +3 +3। 2 पोटेशियम है तो 8, 2 पोटेशियम 2 एल्यूमिनियम, 6 और 2 8, डिवाइड बाय 8 होगा। अब जैसे जैसे अब आगे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा इनऑर्गेनिक का, बिना फॉर्मूला दिए सीधे पूछ लेंगे मोहर सॉल्ट का मोलर कंडक्टिविटी ये है, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दीजिए। आगे एक चैप्टर आना है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें सबसे पहले मोहर सॉल्ट बताएंगे, लैब में मोहर सॉल्ट से मुलाकात करवाएंगे आपकी। अब आपको मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं पता तो ये चैप्टर गया, ये टॉपिक गया। तो जैसे जैसे आगे केमिस्ट्री बढ़ती जाएगी, आपको ये फॉर्मूला देने के बजाय नाम देंगे हम मोहर सॉल्ट का। आप बताओ जी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इफ मोलर कंडक्टिविटी इज दिस। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपको आता हो तो ये आधे मिनट में होने वाला है। फॉर्मूला दे दूं तो आधे मिनट में होने वाला है, फटाफट काउंट कर लोगे। बट अगर मैं फॉर्मूला नहीं दूं, वहां आती है तुक्केबाजी। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट इन सच केसेस। सो अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन चल ही रहे हैं,
इसमें देखो तुम लोगों की गट फीलिंग क्या कहती है, एक ये है एक ये है, दोनों केसेस में मैंने लिखा है वो किसके लिए सूटेबल है फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी बाय 2, इन दोनों में से किसके लिए सूटेबल है? फर्स्ट वाले के लिए क्योंकि एक पोटेशियम एक सोडियम, दूसरे के लिए सूटेबल है, दोनों के लिए है। जब एनायन है तो कैटायन रहा होगा, मैंने कहा था ना कोई एक चार्ज चूज करो, या प्लस या माइनस। अब यहां आपको मैंने ट्रिक किया, तो आप कहोगे मैम एक ही प्लस है लेकिन दो नेगेटिव हैं, वो प्लस वाला घूमने चला गया। आयन तो डिसोसिएटेड होते हैं, कौन से साथ रह रहे होते हैं सॉल्यूशन में, वो तो लिखते वक्त हम साथ लिख रहे हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन में देखो तो ये कहां दोनों साथ रहे होंगे, यहां पर दो नेगेटिव ही होगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं दोनों में से कोई एक चार्ज कभी भी पकड़ लो, कंफ्यूज हो रहे हो एक में तो दूसरे का सहारा लो, अपने आप चेक हो जाएगा क्वेश्चन अटेंड करना है कि नहीं करना, -1 कराने हैं कि +4 लेने। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ट्रिक करने के लिए जैसे मैंने किया, इसमें कुछ भी और हम कुछ भी और ला सकते हैं आपको ट्रिक करने के लिए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग्स। अब इसको जरा आप नोट कर लीजिए, ये काफी काफी कीमती चीज है, आपकी मिस्टेक्स हैं इसमें। ये वाली एप्लीकेशन हुई पूरी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। आपने अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है, कोलार्श लॉ इज द ओनली सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक सम कर दीजिए आइंस का, आपके पास आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट वाला तो मैं आपके लिए ले आई ऑब्जेक्टिव का। सेकंड एप्लीकेशन नोट करना, जरा नोट करते ही समझ आ जानी चाहिए। नोट करिए क्या है दूसरी एप्लीकेशन, टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। और अल्फा पे हम इनफ टाइम स्पेंड कर चुके हैं चैप्टर सॉल्यूशन में कि क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिवाइडेड बाय इनिशियली टेकन, डिसोसिएशन के बाद। यहां मेरे को उस डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, जरूरत भी नहीं है। बट अगर आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, उसके लिए पूरी पिछली क्लास लगाई मैंने। बोर्ड का 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। सोचो अगलों ने कितना टॉर्चर किया आपके साथ, आपको मोलर कंडक्टिविटी भी नहीं दी, उसके लिए कप्पा वगैरह देके छोड़ दिया। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कप्पा और कॉन्सेंट्रेशन, पूछा होगा अल्फा, साथ में और चीजें भी गिवन होंगी, क्या क्या ये सोचिए। इस इक्वेशन का न्यूमरेटर निकालने के लिए उन्होंने पिछली क्लास यूटिलाइज कर ली कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर निकालने के लिए वो कोलार्श लॉ की हेल्प लेंगे। आपको जो दो आयंस हैं उनकी दोनों की इंडिपेंडेंट दे रखी होगी कंडक्टिविटी, आप एल्जेब्रिक सम करोगे, यहां पुट करोगे तो अल्फा आ गया। तो ये तो मेरी हो गई पिछली क्लास, ये हो गई मेरी आज की क्लास। इसका कोई क्वेश्चन मैं नहीं करा रही, डीपीपी में 3 क्वेश्चन है, करेंगे। इस पे पूरी लास्ट क्लास लगाई और इस पे इतनी देर से काम चल रहा है। ये दोनों अलग अलग पार्ट से लाके फिर आपको अल्फा निकालना है। 3 नंबर में बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, आपकी दो पूरा का पूरा टॉपिक लपेट लिया कि आप इसको भी यूज करो, इसमें फिर वो सेंटीमीटर मीटर वाला ध्यान रखना, सब कुछ केयर इसके अंदर करनी पड़ी। कोलार्श लॉ पूरा इसके अंदर समेट दिया, आ गया अल्फा। नोटेड सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है। अब कोई परसेंटेज पूछ लेगा अल्फा की तो क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर ही लेंगे हम। लास्ट एप्लीकेशन, नहीं लास्ट नहीं, एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट है, जेई में एक और है, नोट करना जरा, ये सिर्फ इसको नोट करो, फिर एक लाइन बोलनी है मुझे बस, है आप मेरे को जब खुद करना हो न्यूमेरिकल, मैं यहां से के ए मेरे से पूछा जाए अगर, तो के ए अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर दिखाई दे रहा है मेरे को, सी अल्फा स्क्वायर। सेकंड नंबर की एप्लीकेशन से अल्फा स्क्वायर अल्फा निकाल के अल्फा स्क्वायर करके यहीं कर दूंगी, न्यूमेरिकल मेरा यहाँ खत्म। लेकिन फॉर्मूला देने वालों का क्या जाता है, अब वो क्या करेंगे हमारे लिए ऑब्जेक्टिव, खासकर चाहे बोर्ड्स में आए चाहे जेई में आए, अल्फा और अल्फा की वैल्यू पुट करिए चेक। सेकंड एप्लीकेशन से मैं अल्फा की वैल्यू क्या ला रही हूं, मोलर कंडक्टिविटी बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर तुम अल्फा की वैल्यू फ्रॉम एप्लीकेशन नंबर 2 पुट करोगे तो ये फॉर्मूला दिखने में कुछ ऐसा होगा। दे कैन पिक यू हेयर फॉर एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, बी इट बोर्ड्स ऑब्जेक्टिव और योर नीट ऑब्जेक्टिव। तो ये फॉर्मूला नीचे वाला लिखिए, बट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आए प्लीज यहीं से कर लीजिएगा कि ये फॉर्मूला अवॉइड, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा याद करना यूज करते वक्त। नोट करिए इसको, फॉर्मूला
उन फॉर्मूलाज में से जो एंड टाइम पे हमेशा देखना पड़ेगा। ये इतना ऑब्वियस सा नहीं है, तो ये उस हिस्से में जाएगा जो फॉर्मूला की लिस्ट आप अपनी दीवारों पे चिपकाएंगे एंड में, ये हमेशा आपको देखना पड़ा करेगा। ठीक है, सो लेट्स कम टू लास्ट। एक क्वेश्चन देखिए सभी लोग, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जेई नीट के लिए, एनसीईआरटी के लिए नहीं है। एनसीईआरटी का पार्ट खत्म हो गया आज का। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना बच्चों। आप लोग अभी जब हम एंड के क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं, असली जेई नीट के हिसाब से वो क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज फोकस मत लूज करिए कि आखिरी के 10 मिनट है। फोकस यहीं रखिए प्लीज। आपको सॉल्युबिलिटी मांग ली या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मांग लिया, कुछ भी मांग लिया, अभी मैं सॉल्युबिलिटी पे स्टिक करूंगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे इसके बाद बात करूंगी। अगर आपसे सॉल्युबिलिटी मांग ली किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, तो आप इस कोलार्श लॉ की एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करोगे? अब सोचो, AgCl या CH3COOH में क्या कॉमन है? दोनों वीक हैं, डिसोसिएट नहीं होते, ज्यादा एसोसिएटेड रहते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह आप अब CH3COOH की जगह AgCl ले आओ, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि वो ज्यादातर एसोसिएटेड रहता है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर मैं आपको देना चाहूं, क्या क्वेश्चन होगा? मैंने ये डीपीपी का ही क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर और वो डालने के बजाय सीधे काम की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आपको किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कप्पा दे देंगे, ठीक है, आपको उसके AgCl का ही दिख रहा है मेरे को, ये आपको उसके इंडिपेंडेंटली जो कंडक्टिविटीज है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो दे दिया। और यहां आपको कहा गया है उसका KSP निकालो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहले तो मैं याद दिला दूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चीज क्या होती है? AgCl, अगर ये थोड़ा बहुत होगा भी डिसोसिएट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जितना डिसोसिएट होना है हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? Ag की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय AgCl की कॉन्सेंट्रेशन। हम जानते हैं नाम मात्र डिसोसिएट होगा, हजारों में एक, जिसको कि मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। व्हाई, व्हाट आई एम नेग्लेक्टिंग, कहने का मतलब है AgCl की कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, हजारों में एक डिसोसिएट हुआ। तो जो नीचे तुम AgCl की कॉन्सेंट्रेशन रखोगे वो तो सेम सी ही रहेगी, हजारों में से एक मॉलिक्यूल चला भी गया तो आपकी गिनती में कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो नीचे वाले AgCl को हम यहां लाने के लिए Sp लिख देते हैं। दिस इज KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और कुछ नहीं है लंबा चौड़ा। तो अगर तुम मेरे को कॉन्सेंट्रेशन दे दो Ag और Cl में से किसी एक की, दोनों की सेम ही होगी, चाहे Ag की दो चाहे Cl की दो, दोनों की सेम होनी है। कॉन्सेंट्रेशन को सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई ही तो करना है, आ गया KSP। अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी? है ना फॉर्मूला, भाई तुम AgCl बोरी भर के डाल दो, लेकिन जितना डिसॉल्व हुआ है, जितना डिसोसिएट हुआ है, मेरे को तो उतना ही मिलेगा। यहां पर तुमने कितना मर्जी डाला हो, लेकिन डिसोसिएट कितना हुआ है? जो सॉल्यूशन के अंदर घुल गया, सॉल्यूशन के अंदर जो घुला उसी ने मोलर कंडक्टिविटी दी होगी। तो मेरे को तो सिंपली इस फॉर्मूले से मोलैरिटी ही तो निकालनी है। और अगर मेरे को कप्पा जिस पे यूनिट में दिया है, शायद मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी दिया है, फॉर्मूला देख के लगता है इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया होगा, तो मैंने तो सीधा इससे मोलैरिटी निकालनी। सिर्फ KSP देके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परेशान करना है हमारा इरादा, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम से डरते हो। आपने जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन निकाली, ये क्या होगी? जितना AgCl सॉल्युबल हो सकता था, ये वो है। अब गलती का एरिया क्या है? मान लीजिए आपकी यहां पर मोलैरिटी आ गई 0.01, तो ये KSP नहीं है, बस इसको एक बार और 0.01 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि KSP है दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो जितना Ag बनेगा उतना ही Cl बनेगा, मैंने बनाया, दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया, वही है KSP। ये सबसे गंदा क्वेश्चन दिखता है बच्चों को, एक तो इलेक्ट्रो और ऊपर से आयोनिक इक्विलिब्रियम, कुछ नहीं है इसके अंदर, काम सारा असली मोलैरिटी ने ही किया। तो मोलैरिटी आ गई आपके पास, तो ये भी आ गया। नोट इट, करिए इसको नोट, मेरे टेस्ट में है ये क्वेश्चन डिफरेंटली, तो इस हिसाब से नोट करिए कि टेस्ट का हिस्सा है आज का, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का नहीं है। ये एनसीईआरटी से बाहर निकल गए हम। अक्षित को टेस्ट देना चाहो तो दे दो, मनन को और अक्षित को, इनका प्रिपेयर हो गया हो तो। अब सारा एक क्वेश्चन और जो है वो कंपटीशन का ही डिस्कस हुआ है, समझो इसको, इसमें किसी को डाउट? क्योंकि अब ये कंडक्टिविटी दोबारा नहीं आएगा इस साल, तो ये मत सोचिए क्लास खत्म हो भागें, ये सोचिए क्या इसमें कुछ इशू है तो अभी बताइए। अभी आप
फ्लो में हैं, इस टॉपिक के अंदर हैं, फिर आपका मन नहीं करेगा इसमें घुसने को। नोटेड करो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे कहीं बुक्स में नहीं मिलता, ये सिर्फ क्लासरूम नोट्स में होता है कि आपको केएसपी निकालना है तो क्या करना है। अब है नोट कर चुके हो? अब मुझे बताओ, अगर इसी केएसपी निकालते वक्त मैं कुछ ऐसा कर दूं, और यहां से जो मोलैरिटी आएगी वो किसकी आएगी? बेरियम की, और वो सपोज आई 0.1, केएसपी कितना होगा? इसकी 0.1, तो क्लोरीन कितने होंगे? 2। 0.2, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आंसर यूं ही आएगा, कुछ और गलती हो रही है? यस, रेज टू पावर 2, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की एक पावर भी होती है, ये आपसे बात कई बार हो चुकी। तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर भी है, तो रेज टू पावर 2, ये गलती मैं मैक्सिमम करा सकती थी आपसे यहां। एनीथिंग फलक? क्लियर है सबको? माधव क्लियर है? गर्वित? दो क्लोरीन नहीं है? नहीं मैडम, 2 बार 2 इस्तेमाल होगा। ये भी आता है, मेरे को लगा कोई नहीं दे रहा तो मैं क्यों अपनी तरफ से एक प्रॉब्लम क्रिएट करूं, मेरे क्वेश्चन में ही कर दोगे वैसे आप। भाई पहले ये लिखो, बेरियम 2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव। बेरियम अगर 0.1 बनेगा तो ये 0.2 बनेगा, ये एक अलग बात है। फिर आप के जब लिखोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट होके रेज टू पावर 2 अलग बात है, ये 2 2 बार इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया सबको? तो ये चौथी एप्लीकेशन थी, आखिरी एप्लीकेशन थी आपके लिए। आपके पास जो डीपीपी है सब्जेक्टिव, खोलना नहीं, यहां है वो। उसका तीसरा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव माने बोर्ड्स का क्वेश्चन। देखिए क्या क्या दे रखा है, आप खुद देख के सोचिए। अगर ये बोर्ड में आता है तो आप कर सकते हो, 3 नंबर में आता है, उससे ऊपर का नहीं आता। आपको कप्पा दे दिया, आपको सी दे दिया, आपसे क्या मांगा है? अल्फा और के ए, वही कोलार्ज की सेकंड एप्लीकेशन में जो मैंने बोला। साथ में आपको मोलर कंडक्टिविटीज दे दी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अल्फा पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये निकाल के अल्फा के लिए क्या करोगे? यहां से ये पुट करोगे, ये बाई चांस गिवन है, अल्फा आ गया तो के क्या आएगा? सी अल्फा स्क्वायर। दैट्स ऑल अबाउट द होल कंडक्टिविटी टॉपिक, जिसकी मैंने 2 टीपीपी दी है, टुकड़ों में बांट के दी है। अगली क्लास में पहले 1 घंटा, मेरी क्लास में नहीं बट पॉसिबल कोशिश कर सकें 1 से 2 के बीच ममता मैम के साथ, या सुबह 11 से 12 या 12 से 1 आप ममता मैम के साथ, वैशाली मैम के साथ, या मंडे को आप आके नेहल मैम के साथ, किसी के भी साथ इसके डाउट्स डिस्कस करना चाहे कर सकते हैं। क्लास की शुरुआत में आई विल बी लुकिंग एट योर कॉपीज कि किस किस ने दोनों डीपीपी कर ली। अगर मेजॉरिटी ऑफ क्लास नहीं करके आई तो मुझे 2 हिस्से बांटने पड़ेंगे उस दिन, क्योंकि मैं इस टॉपिक को खत्म करके इलेक्ट्रोलिसिस पे तभी जा सकती हूँ जब ये टॉपिक आपका पूरा हो।